पैसा एक ऐसी चीज है, मुझे लगता है अच्छे खासे इंसान का ईमान डगमगा सकता है। और इसीलिए हम रिसेंटली देख रहे हैं इतने सारे केसेस आते हैं। आईएएस आईपीएस सिविल सर्वेंट की जो जॉब है वो क्या एक रॉब वाली जॉब है। वो थोड़ा सा एरोगेंस जिसे कहते हैं ना, अहंकार या एरोगेंस, वो भावना आ जाती है। तो उसमें फिर पब्लिक काफी इसी वजह से रिएक्ट भी करती है। उनको लगता है कि देखिए ऑफिसर बनते ही बनते इनका दिमाग चढ़ गया। जब भी कोई बच्चा या कोई भी एस्पिरेंट सिविल सर्वेंट ऑफिसर बन जाता है, उससे ज़्यादा उसकी फैमिली को खुशी होती है, मैं मानती हूँ। लेकिन सर एक मार्केट रेट बढ़ जाता है। ये अनफॉर्चुनेट है पर ये सही है। तो डीएम साहब ने जब मेरी तरफ देखा तो मैंने उनसे कहा कि बड़ी मैंने अपनी अंग्रेजी में जो है एकदम स्मार्टली बोल सकता था। मैं तो समझ रहा था कि मुझे बड़ा अवभगत होगा, पर उनका जो रिएक्शन था वो बिल्कुल उसका ऑपोजिट था। पता नहीं ये मसूरी एकेडमी वाले भी बिना हमसे पूछे क्यों भेज देते हैं लोगों को। हमारी जो भी ईगो जो थी वो एकदम से जमीन पे आ गई। अब शाम के 4 बज गए 5 बज गए और ये लोग हटे ही ना, आंदोलन किए पड़े थे। उसके बाद तो मैंने कहा क्या करें, तो फिर मैंने उनके जो लीडर्स थे उनको बुलाया। तो मैंने उनको बहुत फ्रैंकली बताया कि यार ऐसा है, मेरे को जाना है, मेरी शादी का वो रस्म है, उसके लिए मुझको जाना है। आप लोग बंद करो ये आंदोलन। पीएससी ने अभी वो एक प्रतिभा सेतु करके, मैंने सुना। कुछ चीज, अब ये तो हम बहुत सालों से सुनते आ रहे हैं कि कुछ ऐसा होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए, कुछ ऐसा प्लान आ रहा है। अभी भी ये फुल एंड फाइनल प्लान ऐसे इनिशिएट हुआ है बट एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। ये एलिमिनेशन का मामला है। अब इतने लोगों से एलिमिनेट कैसे करें? तो इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट करप्टेड कंट्री इन द वर्ल्ड। What about the corruption and why it is there? Yeah, corruption is not a phenomenon which is only related to government. जी. Corruption in fact is there in private also. And ethics की education को लाना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये है ना सर कि ethics and values सिर्फ किताबों तक सीमित रह गई हैं। जब ये सब मोबाइल और सोशल मीडिया नहीं भी था, हम लोग शुरू सर्विस में थे। हम जैसे किसी डिस्ट्रिक्ट में डीएम के लिए पोस्ट होते थे, हमारे उस डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट होने के पहले पूरी रेपुटेशन जो है हमारी वहाँ जिले के लोगों को पता चल जाती। जो लोग कहते हैं कि आप पॉलिटिशियन लोग दबाव देते हैं, पॉलिटिशियन भी ये समझता है कौन ऑनेस्ट है कौन नहीं। यूपी में दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट के साथ काम किया है आपने, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे देखी है चीज़ें कैसी होती हैं, क्या चीज़ें होती हैं। और अब दूसरी सरकार है यूपी में, जो भी चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे चल रही हैं, आपको क्या लगता है कि क्या डिफरेंस है दोनों गवर्नमेंट्स में? बहुत चैलेंज है अभी इंडियन नेशन के सामने, और अगर हमें विकसित देश बनना है तो इन चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए इनको हल करना पड़ेगा प्रायोरिटी। जब भी कोई हमारे आसपास गलत होता है और हमें ऐसा लगता है कि यार ये व्यक्ति गलत कर रहा है, सरकार की ये पॉलिसी गलत है, स्पेसिफिकली सरकार के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमें अंदर खाने का तो कुछ पता नहीं होता, और हम क्या करते हैं कि बस बिना कुछ सोचे समझे जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, वर्किंग इन गवर्नमेंट होते हैं या गवर्नमेंट रूलिंग गवर्नमेंट होती है, हम उंगली उठाते हैं, क्योंकि हमें एक्चुअल में नहीं पता है कि पॉलिसीज़ क्या चल रही हैं और आगे पीछे क्या चीज़ें चल रही हैं। आपके साथ भी ऐसा होता है, हमारे साथ भी ऐसा होता है, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि बैक एंड पे क्या चल रहा है। तो आज दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका दनाद टॉक्स में। और आज ऐसी पर्सनालिटी हमारे साथ हैं, एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ हैं जिनका नाम आई थिंक सिर्फ एक डोमेन में नहीं है, और बिकॉज ही इज़ एन आईएएस ऑफिसर एंड अगर बोलूँ मैं कि सिर्फ यूपीएससी डोमेन में है तो नहीं, बहुत सारे लोग उनको जानते हैं, हर डोमेन के लोग उनसे प्रभावित होते हैं, उनके ज्ञान से। और हमने सोचा क्यों ना उनके ज्ञान के समुंदर में से कुछ बूंद आज दनाद टॉक्स के ऑडियंस को दे दी जाएं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 1978 बैच के आईएएस ऑफिसर आलोक रंजन सर के बारे में, जो यूपी गवर्नमेंट में फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। इसके अलावा सर बहुत सारे बच्चों को गाइडेंस देते हैं यूपीएससी के लिए, बहुत सारी बुक्स के ऑथर हैं, और साथ साथ में जितना हो सकता है बच्चों को पढ़ाते भी हैं। तो चलिए दोस्तों, स्वागत करते हैं आलोक जी का, एंड बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, एंड आई एम सो ब्लेस्ड एंड सो ऑनर्ड कि एक कॉल पर आपने टाइम दे दिया, एंड दिस इज सच एन ऑनर फॉर मी कि नहीं बहुत मैं आपसे आज से लगभग 3 साल पहले मिली थी, और तब मैंने दिमाग में मैंने तभी सोचा था कि सर से बैठ के ना एक बार 1-on-1 डिस्कशन करना है, और कुछ चीज़ें हैं मुझे नहीं पता ऑडियंस के बारे में, बट एज एन आम पर्सन मुझे ऐसा लगता है कि वो हर आम जनता के दिमाग में वो चीज़ें होती हैं।
जिनके आंसर्स शायद एक एक्सपीरियंस पर्सन ही दे सकता है। सर कैसे हैं आप? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं अपना लिखने, पढ़ने, पढ़ाने, जैसा आपने शुरू में ही कहा, जी इन सब एक्टिविटीज में पूरी तरीके से लगा हुआ हूँ। जी इंटेंशन यही है कि जो कुछ मैंने 38 इयर्स ऑफ सर्विस में हाँ जी हासिल किया जी या सीखा या अनुभव किया, उसको मैं सबसे शेयर करूं बिल्कुल और अपने अनुभव से जिस किसी को भी अगर लाभ हो सकता है, किसी को फायदा हो सकता है, तो वो हो जाए। गिविंग बैक टू सोसाइटी जिसे कहते हैं, यस उसी में लगा हुआ हूँ। वेरी नाइस वेरी नाइस। सर थोड़ा सा आपकी कहानी जानते हैं, हमने जानी हुई है, हमने सबने जानी हुई है, लेकिन आपकी कहानी कुछ अलग हटके है। जब 1978 में उस वक्त, मतलब हमारी जनरेशन को तो पता ही नहीं होगा उस वक्त यूपीएससी क्या था, कैसे कैसे दुनिया चलती थी। मतलब मुझे ऐसा लगता है उल्टा पुल्टा सारा कुछ, यहाँ का खेल वहाँ था, तो दुनिया ही उल्टी थी। कैसे चलता था? नहीं, बिल्कुल बहुत फर्क था तब 1978 और आज में। और जैसे यूपीएससी की बात है, आईएएस की बात ही आपने ली, तब जो परीक्षा का पैटर्न था, एग्जामिनेशन का पैटर्न, वो भी बिल्कुल फर्क हुआ करता था एट दैट टाइम और अब में, वो बिल्कुल फर्क था। लेकिन कंपटीशन तब भी था, कंपटीशन आज भी है। लाखों लोग देते थे, उसमें से मुश्किल से कुछ ही लोग सेलेक्ट होते थे। आईएएस प्रॉपर में तो 100-125 लोग सेलेक्ट होते थे और पूरा मिला के 700-800 लोग सेलेक्ट होते थे। वो तब भी था पैटर्न, वो आज भी था। तो सिविल सर्विस या आईएएस का जो एग्जामिनेशन है, वो तब भी इट इज अ वेरी डिफिकल्ट एग्जामिनेशन, टुडे आल्सो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट एग्जामिनेशन। और बड़ी मेहनत और वो चाहिए, उसमें लगन चाहिए जो लोग उसमें क्लियर करते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि समय तो बदलता जा रहा है, लेकिन समस्याएं अभी भी, जैसे आपने बात रखी, नागरिकों की बात रखी, सिटीजन्स की, उनके सामने समस्याएं अभी भी हैं और उन समस्याओं से वो परेशान भी होते हैं, जूझते भी हैं। और जब उनको समस्या होती है तो मैं तो समझूंगा नेचुरल सी बात है कि वो कहते हैं गवर्नमेंट ये नहीं कर रही, गवर्नमेंट वो नहीं कर रही, ये ऑफिसर्स ये नहीं कर रहे, ऑफिसर्स को ये करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। और उनकी बात जायज़ भी है, उनका एक्सपेक्टेशन होना भी चाहिए। पब्लिक को, सिटीजन को एक डेमोक्रेसी में अधिकार है कि वो अपनी गवर्नमेंट से और अपने ऑफिसर्स से ये मांगे कि हमको ये सुविधा दी जाए, ये सर्विस दी जाए, अच्छी सड़कें दी जाए, अच्छी बिजली दी जाए, अच्छा पानी दिया जाए, अच्छी शिक्षा दी जाए, अच्छा स्वास्थ्य दिया जाए। उनका अधिकार है मांगना। और हम लोगों का, हम जब सिविल सर्विस में आते हैं, आईएएस में आए, तो हम लोगों का काम है कि हम कैसे इन नीतियां बनाएं कि ये चीज़ें हम बेहतर उन लोगों को उपलब्ध करा सके। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर आपने। अच्छा, लेकिन क्या उस वक्त भी यूपीएससी का इतना बड़ा क्रेज था कि हर घर में, अभी तो हम लोग कहते हैं ना कि यूपी, बिहार साइड, एमपी साइड के अगर बच्चे, नॉर्थ इंडिया में स्पेसिफिकली यूपीएससी का इतना बड़ा बोलबाला है कि बच्चा पैदा ही होता है और बोला जाता है आईएएस आईपीएस बनेगा। क्या उस वक्त भी ऐसा था? नहीं, बिल्कुल था। और मैं समझता हूँ कहीं हद तक इससे ज्यादा भी था। अच्छा, मतलब बहुत था। और वो ये था कि हम लोग उस समय हंसी मजाक में आपस में बात करते थे, ये कहा करते थे कि आईएएस की या सिविल सर्विस की जो परीक्षा देना, इट इज़ अ नेशनल हॉबी। मतलब वो हर आदमी जो है, वो जो ग्रेजुएशन करता था, उसको वो ये एग्जाम देना ही देना था। बिकॉज एक ये भी बात थी कि उस समय ऑप्शंस भी लोगों के सामने लिमिटेड थे। आज तो बहुत करियर्स हैं, आज तो 250-300 ऐसे करियर्स हैं जहाँ आप जा सकते हैं और बहुत सक्सीड कर सकते हैं। एट दैट टाइम या तो आप इंजीनियरिंग में चले जाइए, या मेडिसिन में डॉक्टर बन जाइए, या कुछ लोग, कॉर्पोरेट सेक्टर भी उतना डेवलप नहीं था, कुछ लोग कॉर्पोरेट सेक्टर में चले जाते थे, और बाकी सब जो थे वो आके सिविल सर्विस का एग्जाम जरूर देते थे। और किसी से बात करिए, भाई क्या कर रहे हो, मैं आईएएस एग्जाम देने जा रहा हूँ। वो एक वो होती थी। और एक आपने बहुत बात अच्छी कही कि खासतौर से यूपी, बिहार, यहाँ तो बच्चों में इसका बहुत क्रेज तब भी था और आज भी है। उसका एक कारण है, मैंने कभी इसके बारे में सोचा है कि आज भी क्यों ऐसा है, इन्हीं स्टेट्स में इतना ज्यादा है। और कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो मेरा अपना अनुभव रहा, जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, वहाँ के बच्चे कम बैठते हैं सिविल सर्विस में। देयर इज अ रीजन फॉर दैट। रीजन ये है कि हमारे जैसे यूपी है, बिहार है, ये इंडस्ट्रियलाइज स्टेट्स नहीं है, या औद्योगिकरण नहीं हुआ है, बिजनेस ज्यादा है वहाँ। तो वहाँ बिजनेस, ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री कम है। उसकी वजह से इसके जॉब्स कम है। इसके जॉब्स कम होने की वजह से जो बच्चा अच्छा होता है या पढ़ता लिखता करता है, उसको ये दिखाई पड़ता है कि मैं गवर्नमेंट सर्विस में जाऊँ, और गवर्नमेंट सर्विस में सबसे ऊपर सिविल सर्विस या आईएएस में जाऊँ। ये उसके बाद बहरहाल जो गुजरात में और महाराष्ट्र जैसे है, वहाँ पीपल आर हैविंग ऑप्शंस, बिजनेस का ऑप्शन है वहाँ। तो बल्कि गुजरात में अगर आप किसी से पूछिए, तो जो पढ़ लिख के बच्चा आगे आता है, तो वो कहता है मैं बिजनेसमैन बनूंगा, मैं एंटरप्रेन्योर बनूंगा। लाइक फॉरेन से बच्चे अब्रॉड से डिग्री करके आ रहे हैं, वहाँ एमबीए करके आ रहे हैं, एंड वो सिर्फ बिजनेस कर रहे हैं। फैमिली बिजनेस का मुझे ऐसा लगता है गुजरात में तो कुछ ज्यादा ही है, बहुत है वहाँ। फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाना, उसको और डेवलप करना। सेम थिंग मैंने महाराष्ट्र में या मुंबई में भी मैंने नौकरी की थी कुछ 6 महीने। हमने IIM से MBA करने के बाद मैंने 6 महीने वहाँ से की थी। आप जैसे आपको बताया मैंने कि मैंने IIM अहमदाबाद से MBA किया था। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में मैंने
नौकरी की थी 6 महीने। अच्छा। वो मुंबई में की थी। हाँ। और उसके बाद रिजाइन करके मैंने आईएएस की परीक्षा दी थी, एग्जाम दिया था। तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग ये लगा था कि जब मैं रिजाइन करके जब मैंने कहा, अपने मकान मालिक थे, गुजराती जेंटलमैन थे, हाँ जी। उनसे मैंने ये कहा कि साहब मैं जा रहा हूँ, मैंने रिजाइन कर दिया। तो वो समझ नहीं पाए क्यों, कह रहे बेटा क्यों जा रहे हो? तो मैंने कहा सर मैं अंकल मैं आईएएस की एग्जाम देने जा रहा हूँ। तो ही डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट द आईएएस वाज। इनफैक्ट इस हद तक तो उन्होंने मुझसे सवाल पूछा जो मुझे आज भी याद है, कहने लगे क्या इसमें आईएएस में आपको यहाँ से ज्यादा तनख्वाह मिलेगी? तो मैंने कहा नहीं, तनख्वाह तो करीब 1/3 मिलेगी, 1/3 मिलेगी जो मुझे यहाँ प्राइवेट सेक्टर में मिल रही है। तो तब क्यों जा रहे हो? तो वो मैंने उनको बताया कि मैं सोसाइटी के लिए काम करना चाहता हूँ, पब्लिक सर्विस करना चाहता हूँ। तो उनको कुछ ज्यादा मेरी बात समझ में नहीं आई कि मैं क्या कह रहा हूँ या क्या करने जा रहा हूँ, क्योंकि उन लोगों का कॉन्सेप्ट नहीं था जी। और मुझे अभी भी याद है कि आईएएस का, सिविल सर्विस का रिजल्ट जो है उस जमाने में, जो टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह जो बॉम्बे एडिशन आता था उसमें नहीं छपता था, जबकि दिल्ली और इस सब में तो प्रोमिनेंटली इसके बारे में वो आता है। तो दैट जस्ट शोज कि कहाँ पे उसका कितना आकर्षण। That's so true, that's so true. लेकिन सर मतलब जैसे आपने बोला सैलरी की बात है, वो आज भी है सर। सरकारी नौकरी में इतनी सैलरी होती नहीं है, बिल्कुल नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। तो एग्जैक्ट बताइए ना सर कि फिर जैसे हम देखते हैं कई जगह करप्शन के भी केसेस आते हैं, सारी चीज़ें आती हैं, तो लोगों का माइंडसेट कैसा होना चाहिए जब आप एक सरकारी नौकरी में जा रहे हैं? क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज़ है, मुझे लगता है कि अच्छे से अच्छे खासे इंसान का ईमान डगमगा सकता है। और इसीलिए हम रिसेंटली देख रहे हैं इतने सारे केसेस आते हैं, चाहे बिहार की वो आईएएस ऑफिसर मैम है जो उनकी बात करें हम, या बहुत सारे केसेस हैं सर रिसेंटली। नहीं, आपने ठीक कहा, सैलरी तो आईएएस में जैसे हम थे बहुत कम मिलती है इन कंपेरिजन। जैसे मैं आपको बताया कि मैंने अहमदाबाद से एमबीए किया था। जी। अगर मैं उसमें कंटिन्यू करता प्राइवेट सेक्टर में, 38 साल मैंने जैसे आईएएस को दिए तो 35-38 साल वहां देता, तो मेरी सैलरी तो कहाँ से कहाँ पहुंच गई होती, कई करोड़ में होती। इसमें कोई तो शक की बात नहीं। हमारे जो बैचमेट्स थे उन लोगों की सैलरी उस लेवल तक पहुंची। और यहाँ हमने जब हाईएस्ट पोस्ट पे हम पहुंचे चीफ सेक्रेटरी के, और 2.5 साल चीफ सेक्रेटरी रहे यूपी जैसे स्टेट के, इतने बड़े स्टेट के। इवन देन आफ्टर 38 इयर्स ऑफ सर्विस जब मैं रिटायर किया, मैं कभी कभी बच्चों को बताता हूँ ये बात जो सिविल सर्विस दे रहे हैं, तो मेरी तनख्वाह जब पे कमीशन नई वाली लागू हो गई थी, उसके बाद 2.25 लाख रुपए महीना थी। वो अगर एनुअल उसको दीजिए पैकेज के फॉर्म में, जो आज बच्चे बात करते हैं ना कि पैकेज क्या है, तो 27 लाख रुपए बैठती है। 27 लाख रुपए साल में मिलता था। तो आज मेरे जो बेटे हैं जो प्राइवेट सेक्टर में गए हैं, वो तो ज्वाइन करते 2-3 साल में मेरे उससे ज्यादा तनख्वाह आने लगे, मच मोर देन दैट दे वर गेटिंग। वो मिलने लग गए कॉर्पोरेट। तो सैलरी का तो ये है। हाँ, उसके बजाय लोग कहते हैं फैसिलिटीज हैं कि घर मिलता है, गाड़ी मिलती है, ये सब है। तो वो तो अब मैंने देखा, मैं अब कई प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज के बोर्ड में भी रहने का मुझे मौका मिला और हूँ भी। तो आई फाउंड कि वहाँ भी जो टॉप के लोग होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं या CXOs हैं, ये सब लोग हैं, दे गेट फैसिलिटीज। हाउस रेंट अलाउंस वगैरह अच्छा खासा मिलता है, कार वगैरह की फैसिलिटी भी मिलती है, ट्रैवलिंग अलाउंसेस, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस बहुत अच्छे मिलते हैं, 5 स्टार होटल्स में रह सकते हैं, खा पी सकते हैं, सब कर सकते हैं। सो ऐसा नहीं है कि सुविधाओं में भी कोई बहुत ज़्यादा आपको लगे कि आईएएस या इस सेवा में बहुत अधिक सुविधा मिल रही है, जो कि प्राइवेट सेक्टर में नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है, स्टिल हमारी सोसाइटी में देयर इज अ स्टेटस अटैच्ड टू दिस। तो स्टेटस जरूर ऐसा मिल जाता है कि आप अगर आईएएस अफसर हो गए या कुछ हो गया, तो आप पाएंगे कि जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपका स्टेटस लगता है एकदम समाज में एकदम उठ गया। सब लोग आपको एक बड़ी इज्जत की निगाह से देखने लग जाते हैं। ये जो भी कहिए सही हो या गलत हो, बट इट इज देयर। सर, स्टेटस की बात आपने अगर करिए तो स्टेटस भी आजकल रॉब से कनेक्ट किया जाता है। जैसे ही होता है, हम देखते हैं कि जैसे ही बन जाता है, कई लोगों का एटीट्यूड एकदम चेंज हो जाता है। तो क्या मतलब ये आईएएस, आईपीएस या सिविल सर्वेंट की जो जॉब है, वो क्या एक रॉब वाली जॉब है? नहीं, देखिए, अधिकार तो बहुत मिलता है जी, इसमें दो राय नहीं है। आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर को लॉ के थ्रू अथॉरिटी बहुत मिलती है। लॉट ऑफ थिंग्स विच ही कैन डू, जो ऑर्डिनरी पर्सन नहीं कर पाएगा, जो उसको अधिकार क्षेत्र में है। अब उसको दो तरीके से देखना है इस पावर को। बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा। ये मैं ये जो सिविल सर्विस एस्पिरेंट से बात करता हूँ, तो उनको भी बात बताता हूँ। मैं उनसे ये कहता हूँ कि आपका क्या मोटिवेशन है सिविल सर्विस में आने का। तो अधिकतर लोग यही कहते हैं कि सब अथॉरिटी पावर ये सब। तो मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात है, अथॉरिटी पावर तो मिलती है और कोई बात नहीं, आपको उसकी चाह है तो कोई बुराई भी नहीं है। बट ऑल सेड एंड डन, ये अथॉरिटी पावर खाली जैसे आपने कहा रॉब के लिए नहीं होनी चाहिए। हाँ, या इसलिए कि हम सोसाइटी में ही दिखाएं कि हम सबसे ऊपर हैं। और अगर आपको ऐसा एटीट्यूड पहले दिन से ही आ गया, और जो आ जाता है, मैं मानता हूँ कई सिविल सर्वेंट्स में ऐसा आ जाता है, सब में नहीं आता पर कई में आ जाता है। अच्छा सर, एक टेंडेंसी और होती है ना, हमने इतने सालों मेहनत करी है, हमने इतने सालों अपने आप को घिसा है, तो अब हम इस लेवल पे पहुंचे हैं, तो वो हमें
उस लेवल पे इज्जत मिलनी चाहिए या वो हाँ। हमारा अधिकार है। वो थोड़ा सा एरोगेंस जिसे कहते हैं ना, अहंकार या एरोगेंस, वो भावना आ जाती है। तो उसमें फिर पब्लिक काफी इसी वजह से रिएक्ट भी करती है। उनको लगता है कि देखिए ऑफिसर बनते ही बनते इनका दिमाग चढ़ गया, इनमें ईगो आ गई, घमंड आ गया, ये ऐसे हम सब ठीक से बात नहीं कर रहे हैं, ये भी है। तो ये उचित नहीं है। पावर अथॉरिटी जो मिलती है दैट इज नॉट कि आप रॉब के लिए करें। पावर अथॉरिटी जो मिलती है उसका पर्पस ये है कि आप वाकई फॉर द पीपल, फॉर द कंट्री, फॉर द सिटीजन्स बहुत कुछ अच्छा कर सकें। आप जैसे कोई भी क्षेत्र कर रहे हो, अगर आप शिक्षा में देख रहे हो तो बेहतर से बेहतर शिक्षा अच्छी क्वालिटी की प्रोवाइड कराएं। अगर आप स्वास्थ्य देख रहे हो तो बेटर हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कराएं। अगर आप लॉ एंड ऑर्डर देख रहे हो तो बिल्कुल सिक्योरिटी दें लोगों को, बेहतर क्राइम कंट्रोल दें, लॉ एंड ऑर्डर प्रोवाइड करें। तो इफ दिस पावर एंड अथॉरिटी इज गिवन कि आप पब्लिक को बेटर सर्विसेज जो है प्रोवाइड करें। मैं तो इसी दृष्टिकोण से मैंने हमेशा देखा, और मैं ऐसा ही औरों को भी बताता हूँ कि पावर को इस उसमें देखिए लहजे में। This power has been given to you as a trust by the people, so that you serve the people. अभी रिसेंटली लास्ट ईयर लवासना ने काफी स्ट्रिक्ट एक्शंस भी लिए हैं इस चीज पे कि जो लास्ट टू लास्ट ईयर बैच के ऑफिसर्स थे, सोशल मीडिया पे काफी सारी चीजें, बट मतलब सर ये एक थॉट प्रोसेस समझ में नहीं आता है कि दे हैव आल्सो देयर पर्सनल लाइफ, सो दे कैन फ्लॉन्ट देयर, राइट? But then they have some duties and they are bounded by some restrictions and something like that. तो वो कैसे बैलेंस करें फिर? नहीं, रिस्ट्रिक्शंस तो होते हैं, ये बात तो सही है जी। और आजकल जैसे सोशल मीडिया पे कुछ ज्यादा ही कई लोग एक्टिव हो गए हैं जी। मैं समझता हूँ पहले ये कॉन्सेप्ट हुआ करता था एनोनिमिटी का। सिविल सर्वेंट जो था, हम लोग आईएएस में थे तो हम लोग को सिखाया जाता था कि आप एनोनिमस हैं। अच्छा। मतलब जो भी क्रेडिट मिलेगा किसी भी चीज का वो तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को मिलेगा, डेमोक्रेसी में ही इज द बॉस, उसको मिलना भी चाहिए, उसको क्रेडिट मिलेगा और अगर चीज खराब होगी तो उसको वही मिलेगा उसको। लेकिन जो ऑफिसर है वो काम करता है, अचीव भी करता है, बट वो एनोनिमस रहता है, मतलब उसका नाम कहीं ज्यादा पब्लिसिटी वो अपनी नहीं करता है, ना उसका नाम आता है। लेकिन ये चेंज होता चला जा रहा है धीरे धीरे। अब मैं दे रहा हूँ ऑफिसर्स अपनी पब्लिसिटी के बारे में काफी कॉन्शियस हो गए हैं, और जब से सोशल मीडिया शुरू हुआ तब से तो मैं देख रहा हूँ हर ऑफिसर का चैनल है, and most of them they have their own I think advisors भी इनके होते होंगे, एजेंट्स होते होंगे जो करते हैं इनके हैंडल, मैनेजर्स जो हैंडल करते हैं। तो कई ऑफिसर्स को तो मैंने देखा है लगातार आता रहता है इंस्टाग्राम में, देखिए वो। और इंस्टाग्राम में तो कभी मुझे देख के बड़ा हंसी भी आती है कि जैसे किसी आईएएस ऑफिसर्स के मैंने देखा कि वो 10 सेकंड की रील है और उसमें मिलियंस ऑफ व्यूज हैं। और रील क्या है कि वो आईएएस ऑफिसर डीएम या कलेक्टर बने या बनी और उनकी गाड़ी कहीं पहुंची, वो गाड़ी से उतरी और चल के अपने ऑफिस में पहुंच गई। वो इतनी सी रील दिखाने में और उसमें मिलियन लोग देख रहे हैं, तो मुझे समझ में नहीं आता कि मिलियन लोग ये क्यों देख रहे हैं। लेकिन वो अथॉरिटी वाली बात जो आपने कही, रॉब वाली बात की वो बत्ती वाली गाड़ी आई, वो पुलिस वाला सैल्यूट कर रहा है और वो ऑफिस में जा रहे हैं, लोग नमस्ते कर रहे हैं, तो वो बस उतना ही देखने के लिए, दैट मीन्स इसका फैसिनेशन लोगों में बहुत है। बिल्कुल है। इवन इट्स नॉट ओनली अबाउट एन इंडिविजुअल, इट्स अबाउट द फैमिली ऑल्सो। अच्छा, मैं ये बात कई बहुत टाइम से, बहुत वक्त से बात करना चाह रही थी किसी भी से, एंड फॉर्चुनेटली आपसे बात कर पा रही हूँ कि जब भी कोई बच्चा या कोई भी एस्पिरेंट सिविल सर्वेंट ऑफिसर बन जाता है, उससे ज़्यादा उसकी फैमिली को खुशी होती है, मैं मानती हूँ। लेकिन सर एक मार्केट रेट बढ़ जाता है आप समझ रहे हैं कि अगर लड़का बन गया है कि जी मेरा लड़का आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया, एसडीएम बन गया, तो सर मार्केट रेट है बाय द वे शादी कार्ड के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये अनफॉर्चुनेट है पर ये सही है। ये हम लोग ने देखा था सेलेक्ट होने के बाद। हम सर यूपी बिहार में ये ज्यादा देखते हैं। नहीं, तब भी है, जब हम ज्वाइन किए थे तब भी है और आज भी है जी, कि वो सिलेक्शन हो जाने के बाद ही लोग लिस्ट ढूंढने लग जाते हैं कि कौन कौन सेलेक्ट हुआ, और अपने अपने उसके हिसाब से कास्ट अपनी तरफ से भी देते हैं, कास्ट के हिसाब से तुरंत ऑफर्स आने शुरू हो जाते हैं, आने शुरू हो जाते हैं और डिमांड्स भी होती हैं, और डिमांड्स भी होनी शुरू हो जाती है, दोनों तरफ शुरू हो जाता है, व्हिच आई थिंक इज अ लिटिल अनफॉर्चुनेट। मैं इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड आईएएस ऑफिसर्स भाई शादी और ये सब चीजें अलग चीज है, ये पर्सनल थिंग्स, आपको अपने उस हिसाब से सिलेक्शन करना चाहिए। इसमें ये सब फैक्टर्स जो हैं ये नहीं आने चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली इट इज ट्रू कि आ रहे हैं और काफी बड़ी मात्रा आते हैं, जो मैंने सुनने में आया। That's what I've heard. बहुत बड़ी मात्रा में आते हैं सर, ऑनेस्टली मैं बता रही हूँ आपको। I've heard, yes. And I have seen cases around me इस तरीके से कि सरकारी नौकरी में लड़का क्लर्क है तो 30 लाख लगेगा, आप ये समझिए ना, और एसडीएम है तो 50 लाख का रेट है। आई एम लाइक कि सबसे दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि वो पर्सन जो ऑलरेडी एक सिविल सर्वेंट है एंड ही इज नॉट रेजिंग वॉइस अगेंस्ट इट, ही इज नॉट टेकिंग स्टैंड। मतलब वो तो एक्चुअली लड़के के ऊपर डिपेंड करता है। फैमिली ठीक है, फैमिली एक्साइटेड हो गई, उनको लोग आ रहे हैं तो हो सकता है उनके दिमाग में बात आ जाए, उनके पुराने ख्याल हो। लेकिन जो लड़का तो मॉडर्न जमाने का लड़का है, मॉडर्न जमाने का लड़का है, ही शुड अंडरस्टैंड
that these things are not correct and he अगर वो कह देगा strongly, मैं ये कह सकता हूँ, Of course. तो जैसे हमने भी अपने घर में बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि नहीं ये सब कुछ नहीं होगा, there will be no dowry, there will be no such thing, तो हमने जो क्लियर कर दिया था तो वो हमारे पेरेंट्स ने फॉलो किया, then they respected my view, ऐसी बात नहीं कि कोविड के बाद से तो लोग घर से पढ़ना शुरू कर दिए हाँ, कर हैं, ये दिया। सारी चीजें हैं। और अभी आपने लास्ट ईयर देखा ही होगा जो राजेंद्र नगर में जो एक केस इंसिडेंट हुआ था, बड़ा incident अनफॉर्चुनेट हुआ है, इंसिडेंट हुआ है ना? था। और बहुत सारे पता नहीं, लोग कह रहे हैं कि कुछ केसेस छुपाए भी गए हैं, रियलिटी नहीं पता है, और ऐसा वहां पर कंडीशन है, बच्चे छोटे छोटे सफोकेटिव रूम्स में रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो ये कहाँ तक सही है? क्या घर से पढ़ाई हो सकती है पूरी तरीके से, या आना जरूरी है, या वो इन्वॉल्वमेंट जरूरी है? क्योंकि कई लोग ये भी कहते हैं कि जब तक आप आएंगे नहीं आपको फील नहीं आएगी वो इंटेंसिटी। एक फायदा होता है साथ में, जैसे कई लोग अगर एक साथ दे रहे हैं एग्जामिनेशन, तो जैसे कहते हैं ना पीयर ग्रुप लर्निंग, हाँ जी। तो वही चीजें आपस में लोग डिस्कस करते हैं, उन्हीं पे चर्चा करते रहते हैं, तो एक तरीके का एक तो मोटिवेशन बना रहता है, ये देखे कि दूसरा आदमी ये पढ़ रहा है, उसने ये कर लिया, मेरा ये रह गया, ये एक दूसरे से सीखते भी हैं लोग, और आपस में डिस्कशन से बहुत सारी चीजें निकल आती है, तुमने कौन सी किताब से पढ़ा, कौन से नोट्स तुमको बेटर लगे, कौन सा या वो क्वेश्चन बताओ उसको कैसे आंसर करेंगे। सो ज्वाइंट कहीं पे एक जगह रहने पे, जैसे पहले जमाने में था कई हॉस्टल, जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मशहूर हुआ करती थी, जी जी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कई हॉस्टल्स थे जिसमें बहुत से बच्चे सेलेक्ट होते थे, एंड दैट वाज बिकॉज वो एटमॉस्फेयर था वहाँ, वो हॉस्टल में सब रह के तैयारी करते थे और एक पीयर ग्रुप की तरह सब रहते थे, एक दूसरे को मोटिवेट करते रहते, तो वहां से लोग सिलेक्ट हुआ करते थे, ये उसका एडवांटेज है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि ऐसी कंडीशन में रहना जो कि अनहाइजीनिक हो या प्रॉपर ना हो, ये नेगेटिव भी इसका फैक्टर है। वो ऐसा नहीं है कि घर में रह के आप बिल्कुल नहीं पढ़ सकते, देयर कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, आप घर में रह के भी पढ़ें और आपको ऐसे ग्रुप्स आजकल तो पॉसिबल है, यू जॉइन सच ग्रुप्स आल्सो, जिसमें आप अपने व्यूज को एक्सचेंज करें, डिस्कस करें, एंड कहीं कहीं अगर आपने मान लीजिए कोचिंग ही ली 1-2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, वहां भी आप लोगों से रिलेट कर लेते हैं, कर सकते हैं, तो घर में रह के भी आप कर सकते हैं। बट यही है कि अब जैसे आप अगर ऐसे छोटे शहर को बिलोंग करते हैं तो हो सकता है वहां इतना मौका ना हो, दैट इज व्हाई पीपल प्रेफर कि हम दिल्ली आ जाएं या लखनऊ आ जाएं या पटना आ जाएं, ऑप्शंस लोगों के पास रहते हैं। That's true, that's true. अच्छा सर, जब आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ, जब आपकी पहली पोस्टिंग हुई, उस जमाने की पोस्टिंग्स कैसी होती थी और क्या एक्सपीरियंस था पहली पोस्टिंग का? हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है जी। बड़ा इंटरेस्टिंग तो ये है, देखिए मैंने इसमें अपनी जो किताब लिखी मेकिंग अ डिफरेंस, उसमें मैंने इसके बारे में जिक्र भी किया है जी कि अब IAS ऑफिसर जब होता है, और हम यूपी कार्डर भी हमको मिल गया था जो हमारा होम स्टेट था, तो कि मेरिट के आधार में मिलता है, हाँ, तो रैंक मिल के गया हिसाब था, से रैंक के हिसाब से मिल गया था, जी। तो आई वाज वेरी हैप्पी आए, तो लेकिन एक फीलिंग होती है हम IAS ऑफिसर बन गए, तो मुझे बड़े कई अच्छे अनुभव मैं आपको बताऊंगा जी। कि जब मैं ट्रेनिंग के लिए 1 साल हमको एकेडमी में मसूरी में पढ़ाते हैं, हाँ। और फिर 8-10 महीने के लिए डिस्ट्रिक्ट में भेजते हैं, और फील्ड लेवल ट्रेनिंग। तो हमें याद है अभी भी मुझे गोरखपुर जनपद में जी। मुझे भेजा गया था और डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग, हम सोचे कि हम बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि IAS की प्रोबेशनर हैं, तो हमने वहाँ जो DM थे उनको चिट्ठी भेज दी, अच्छा। और टेलीग्राम भी करा, उस जमाने में टेलीग्राम वगैरह था, मोबाइल वगैरह तो था ही नहीं, और हमने बता दिया कि हम इस ट्रेन से आ रहे हैं और पहुंच रहे हैं, तो ये हमने एक्सपेक्ट किया था कि वहाँ हमें रिसीव किया जाएगा कि कोई आएगा रिसीव करने, कोई जीप आएगी या कोई गाड़ी आएगी। वहां जब रेलवे स्टेशन पे उतरे तो नदारत कोई भी नहीं था, ना कोई रिसीव करे, ना कोई, हमको समझ में नहीं आया, इधर उधर देखा दाखा भी तो लगा नहीं है अब जाएं कहाँ। अच्छा, कोई रहने का भी हमने सोचा व्यवस्था की गई होगी, आपको समझ में नहीं आया तो किसी से बताया, किसी ने कहा गवर्नमेंट का सर्किट हाउस है वहां चले जाइए, गवर्नमेंट सर्किट हाउस में हम चले गए, वहां गए तो अभी भी हमको याद है, तो उसने कहा था आपके नाम से तो कोई बुकिंग है ही नहीं, तो हमने बड़ी परेशान हुए, हमने कहा भाई, हमने अपना बताया भाई हम IAS ऑफिसर हैं, ट्रेनिंग में आए हैं, उन्होंने कहा साहब वो तो सब ठीक है लेकिन आपका रिजर्वेशन होना चाहिए, उसके बिना तो वो जो केयरटेकर था उसने कहा मैं आपको नहीं रहने दूंगा, फिर भी उसने कहा आप उतना समझ गए हो सकता है IAS के ये हो कि आपको कमरा में खोल देता हूँ, आप तैयार हो जाइए, लेकिन फिर अलॉटमेंट ऑर्डर ले आइएगा, तब तक अपना सामान आप यहाँ रख सकते हैं। तो ये अनुभव रहा, और उसके बाद में जब मैं तैयार होके पहुंचा DM के यहाँ, तो जब पहुंचा तो मैं बाहर देखा DM साहब के यहाँ, तो मिलने वालों की भीड़ लगी रहती है, और लगी थी, वो बैठे थे वो अपने ऑफिस में अंदर, तो मैंने कहा कि भाई मैं IAS प्रोफेशनल हूँ, ट्रेनिंग में पोस्ट हुआ हूँ, आ रहा हूँ। अब कोई समझे ही ना मेरी बात, पर एक चपरासी था पुराना, वो समझ गया, कहने लगा अच्छा आप आइए अंदर। उसने कहा मुझे अभी याद है यूपी में एक सेंटेंस यूज होता है, एजेंट साहब आए हैं, वो ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कहा जाता था IAS ऑफिसर्स को, पहले ज्वाइंट साहब आए, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कहा जाता था ICS के जमाने से। जो PCS में लोग आते थे उन्हें डिप्टी कलेक्टर कहा जाता था, और जो IAS के आते थे उनको ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कहा जाता था। और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट का जो कोलोकियल फॉर्म था, जो भाषा इस्तेमाल की थी, उसमें कहा जाता था जंट साहब,
जेंट वो साहब। पुराना चपरासी था। उसने कहा अच्छा आप जेंट साहब हैं, आइए जेंट साहब आइए। तो वो मुझे ले गया अंदर सीधे और ले जाके उसने डीएम साहब के सामने खड़ा कर दिया। तो डीएम साहब ने जब मेरी तरफ देखा तो मैंने उनसे कहा कि बड़ी मैंने अपनी अंग्रेजी में जो है क्या इतना भी स्मार्टली बोल सकता था, उतनी स्मार्टली मैंने कहा कि सर आई एम आईएएस प्रोफेशनर सच एंड सच आलोक रंजन and I've been posted to your district for district training by Mussoorie Lal Bahadur Shastri Academy and I'm reporting for training. ओके। तो उन्होंने मेरा चेहरा ऊपर से नीचे तक देखा। मैं तो समझ रहा था कि मुझे बड़ा अवभगत होगा, पर उनका जो रिएक्शन था वो बिल्कुल उसका ऑपोजिट था। उनको ऐसा लगा जैसे ये बला कहाँ से आ गई है। अब इसको काम देने पड़ेंगे, रिपोर्टिंग करवानी पड़ेगी। तो मैंने तो देखा और फिर बड़े शायद अपने आप से ही कुछ बोले, हल्के स्वर में बोले, पता नहीं ये मसूरी एकेडमी वाले भी बिना हमसे पूछे क्यों भेज देते हैं लोगों को। तो हमारी जो ईगो जो थी वो एकदम से जमीन पे आ गई। हमें समझ में आ गया कि हमारा मतलब कोई वक्त नहीं है यहाँ, कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। ऑनेस्टली सर लवासना से कुछ भी नहीं आया था इनके पास। नहीं, लवासना ने इनको रिटर्न भेजा होगा, उन्होंने अपने नीचे किसी को भेज दिया, उनको ध्यान भी नहीं, इन्होंने देखा भी नहीं, उन्होंने ध्यान भी था, उनको ध्यान भी नहीं था। बहरहाल अब हमने भी लिखा था चिट्ठी, उसका भी उन्होंने कोई वो नहीं दिया जी। तो वो ये हाल था। बहरहाल जब उन्होंने देखा कि मैं कुछ परेशान सा हूँ, खड़ा हूँ, तो उन्होंने कहा, बहुत अच्छा सेंटेंस उन्होंने कहा कि ठीक है आप आ ही गए तो बैठ जाइए। मतलब कि एक मजबूरी हो गई, आप थोप दिए गए ऊपर से, आ ही गए हैं तो आगे बैठ जाइए कुर्सी में। तो हम बैठ गए। तो मैंने उनको फिर बताना शुरू किया कि सर ये हमारी ट्रेनिंग का प्रोग्राम है, ये है वो है, ऐसे हमको ये करना है, हमको ये बताया, जो कुछ हमको बताया गया था एकेडमी में चिट्ठी विट्ठी दी। तो उन्होंने 2 मिनट तक सुना, फिर उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा ये मुझे ना बताइए, हमारे एक एडीएम है, उनको नाम उन्होंने बताया, मैं उनको फोन कर दे रहा हूँ, वहां जाइए बताइए, वही आपकी ट्रेनिंग वेनिंग सब देख लेंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो हमको उन्होंने सीधे तुरंत 2 मिनट में हेडेक खत्म करो। अपने कमरे से बाहर किया कि आप एडीएम के पास चले जाइए और वो अपनी ट्रेनिंग वेनिंग सब देख लेंगे। लेकिन फिर जब मैं उठा तो उनको पता नहीं, वो थोड़े थे एजेड से थे। ही वाज अ गुड मैन, ही वाज अ वेरी गुड मैन। वो लेकिन वो बेचारे वो समझे नहीं कि क्यों ट्रेनिंग वेनिंग, क्या ट्रेनिंग, उनको उसका कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आया कि क्यों भेज दिए गए। तो इज अ गुड मैन। तो उन्होंने जब मेरी तरफ देखा, उन्होंने कहा कि अब रहेंगे कहाँ। अब मैंने कहा सर वो सर्किट हाउस में सामान रखा है, लेकिन वहाँ अलॉटमेंट नहीं है मेरे नाम से। लेकिन नहीं वो मैं अलॉटमेंट करा देता हूँ, अभी अलॉटमेंट भी हो जाएगा आपको, और तब तक ऑफिसर घंटी बजाई, किसी से कहा है एक ऑफिसर्स हॉस्टल है, उसमें एक कमरा इनके लिए अलॉट कर दीजिए और इनको कोई एक आदमी भी दे दीजिए जो इनको मदद करे, देखभाल करता रहे। तो ये इतना उन्होंने किया, दिस वाज वेरी नाइस। इतना कर दिया, बाकी फिर ट्रेनिंग जो है अपने हिसाब से चली। तो ये पहला अनुभव तो ये रहा, ये तो ट्रेनिंग का। सर आई थिंक दिस इज अ स्ट्रॉन्ग आंसर, एक अच्छा जवाब है उन लोगों के लिए जो जाते ही रीले डालते हैं, जो रॉब झाड़ते हैं। मैंने सुना है कई लोग, कई कहानियां हैं कि प्रोफेशनल ट्रेनिंग में जाते हैं तो वो गाड़ी ले मांग लेते हैं। हमको तो कोई गाड़ी वाड़ी मिली नहीं, हमको तो ऑफिसर हॉस्टल जो था वो आधा किलोमीटर दूर था गोरखपुर कलेक्ट्रेट से जी। तो हम पैदल जाते थे, नो व्हीकल अलॉटेड टू मी। हम अपनी ट्रेनिंग के लिए पैदल जाते थे और पैदल वापस आते थे। फिर बाद में कोई पीसीएस ऑफिसर थे, एसडीएम थे, उनसे हमारी दोस्ती हो गई। वो कहने लगे मैं जीप से आपको पिकअप कर लिया करूंगा। तो मुझे पिकअप कर लेते थे और छोड़ दिया करते थे। बट द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डिड नॉट अलॉट मी एनी व्हीकल, या कुछ वो नहीं था। और मैंने जो ट्रेनिंग वेनिंग अपनी शुरू करी, अपने आप ही देख के जो समझ में आता था। तो फिर मैंने वो मसूरी एकेडमी में कहा गया था कि आप डेली एक रिपोर्ट लिखेंगे कि आपने क्या किया ट्रेनिंग में, और कलेक्टर जो डीएम होगा उसको दिखाएंगे, उसको साइन करवाएंगे। हाँ, हमने लिख के गया। तो एक दिन डीएम साहब ने बुलाया, उन्होंने कहा ये आप क्या भेजते रहते हैं? तो मैंने कहा सर हमको ट्रेनिंग में कहा गया है कि हम डायरी लिख के डेली आपको भेजेंगे, आप उसको कुछ लिखेंगे। कह रहे देखिए ये वही एडीएम साहब जो हैं उनको दिखा दिया करिए, कहाँ मेरे पास टाइम ये सब देखने का। सब ठीक है। तो मैंने कहा चलिए, वो भी खाना पूरी हो गई और डायरी एडीएम साहब जब वो भी किसी से बात करते हुए ऐसी साइन कर दिया करते थे, वो हो जाती थी बात खत्म। बढ़िया। फिर मैं कुछ दिन बाद गया तो मैंने कहा कि सर मैं ट्रेनिंग नहीं तो मैंने कर ली जो कर सकता था, अब मुझे कुछ काम दीजिए, मैं काम करना चाहता हूँ। कह रहे अच्छा आप काम करना चाहते हैं? हाँ। तो वहाँ ऐसा सिस्टम होता है कि कई ऑफिसर्स को कई चीजों का ऑफिसर इंचार्ज बनाया जाता है। तो मैंने कहा मुझे ऑफिसर इंचार्ज बना दीजिए किसी चीज का। तो उन्होंने कहा अच्छा मैं बना दूंगा। मुझे अभी भी याद है कि एक मेरे को ब्राउन लिफाफे में आदेश मिला, मैं बहुत खुश था। अच्छा। कि आज मुझे कुछ चार्ज मिल गया है, फाइनली कुछ काम करूंगा, मैं चार्ज करूंगा, कुछ काम करूंगा, ऑफिस मिलेगा। तो मैंने जल्दी से लिफाफा खोला तो उसके अंदर लिखा था कि आपको जो है ओसी कहते थे, ऑफिसर इंचार्ज बिल जो होता है। अच्छा। वो बनाया जाता है। अरे मैं तो बिल्कुल देखते ही मेरे बिल्कुल होश उड़ गए। मैंने कहा ये कौन सा काम है?
ओसी बिल्स का मैंने देखा था, मैंने कलेक्ट्रेट में ट्रेनिंग ली थी जी सभी पटलों पे जाके, जी तो मैं जानता था ओसी बिल का काम कुछ नहीं होता है, जो लोगों के सैलरी बिल तमाम बनते हैं आते हैं ना, हाँ जी उस पर वो खाली एक जगह वो दस्तखत करते रहते हैं, वो तमाम बिल ऐसे रख दिए जाते हैं, उस पर उनसे साइन करा दिया। तो मैंने कहा इसमें मैं क्या सीखूंगा, मैंने तो कहा था मुझे कुछ सीखने के लिए काम चाहिए। मैं बड़ा नाराज हुआ, मैं गया अपने डीएम साहब के पास, तो मैंने कहा सर मैंने तो कुछ काम मांगा था, कहा हाँ मैंने आपको काम दिया है। मैंने कहा सर वो तो आपने मुझे ओसी बिल बना दिया है, वो बिल में क्या करूंगा मैं, तो इसमें कुछ सीखूंगा ही नहीं। तो कहने लगे नहीं बिल में बहुत कुछ सीखने को, आप हर बिल को देखिए ध्यान से, समझिए किसका क्या सैलरी है, किसका क्या बिल है, किसका क्या है, आपको बड़ा आइडिया होगा। मैंने कहा नहीं सर मुझे ये आइडिया नहीं लेना, मुझे आप कुछ और काम दीजिए, ये नहीं। कहने लगा अच्छा बदल दूंगा। खैर उन्होंने बदल के फिर कोई दूसरा काम दिया थोड़ा बहुत, जिसमें मैंने कुछ सीखा। पर ये इंटरेस्टिंग अनुभव मेरे ट्रेनिंग के रहे। ये है ना सर, क्योंकि आप एक सिविल सर्वेंट आईएएस बन के जा रहे हैं, तो आपको तो ये होता है कि मैं तो समाज बदल दूंगा, ये कर दूंगा, तो ट्रेनिंग एकदम वैसी शुरू करनी पड़ती है नीचे से बिल्कुल। और मैंने फिर लेकिन मैंने अपने आप ट्रेनिंग की। मुझे अभी भी याद है कि मैं एक एक क्लर्क जो होता था कलेक्ट्रेट में, जो देखता था उसके टेबल पे जाके उनके पास बैठता था, कहता था मुझे सिखाइए, तो वो भी बड़े खुश हो जाते थे कि जज साहब आए सीखने, वो सिखाते थे अपने पटल का काम पूरा, कि हमारे पास ये काम आता है, ऐसी फाइल आती है, हम ऐसे नोट लिखते हैं, हम ऐसा रिकॉर्ड रखते हैं। मैं वही सबसे सीखा करता था अपने आप ही। तो किसी ने मेरी ट्रेनिंग को वो नहीं किया, मॉनिटर नहीं किया, मैं अपने आप सीखता था। और इसके आगे जो फिर उसके बाद लौट गया, फिर पहली पोस्टिंग हुई जो आपने पूछा, इंडिपेंडेंट चार्ज मिला, तो पहली पोस्टिंग हुई तो एसडीएम हम लोग पोस्ट होते हैं, जी तो वो भी बड़ा अच्छा अनुभव है। जब मैं एसडीएम पोस्ट हुआ तो फिर तो अब तो हुआ कि भाई अब तो ट्रेनिंग में नहीं है, अब तो फाइनली कंफर्म्ड आईएएस ऑफिसर है। और मुझे कानपुर जिला मिला। अच्छा, कानपुर जिला उस समय अनडिवाइडेड कानपुर था, कानपुर देहात जी उसके बाद बना। उस समय दोनों एक ही डिस्ट्रिक्ट थे। मैं गया था, मैं डीएम साहब से मिला, बताया, क्या उन्होंने कहा ठीक है मैं तुम्हारी पोस्टिंग करता हूँ। तो एक वो होता है आईएएस ऑफिसर का, हम लोगों को बताया भी गया था, और लोग आपस में बातचीत में था कि भाई जब एसडीएम बन के आप जाएंगे तो मेन सब डिवीजन जो होगा ना वो आईएएस ऑफिसर को दिया जाता है आमतौर पर। मेन सब डिवीजन वही होता है जो कि जिसको कहा जाता है सदर, एसडीएम सदर। तो एसडीएम कानपुर मतलब वो सदर कहते हैं, तो एसडीएम कानपुर आपको बना दिया जाएगा, क्योंकि वो आप डीएम के भी नजदीक रहते हैं और सब जगह मेन वो रहता है। तो यही एक्सपेक्टेशन था कि हमें एसडीएम कानपुर बना दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने एक ऑर्डर करके फिर हमको पकड़ा दिया। तो पकड़ा के जब मैंने बाहर लोगों को बताया तो लोगों ने कहा अरे ये आपको कहाँ भेज दिया, आपको तो सदर मिलना चाहिए था। हमने कहा भाई हम नहीं जानते, डीएम साहब ने ऑर्डर किया। तो वो अभी भी मुझे याद है, तो सब डिवीजन का नाम था डेरापुर, एसडीएम डेरापुर। और डेरापुर वहां से 72 किलोमीटर दूर था, सबसे दूर का सब डिवीजन था। और वो डीएम साहब ने मुझको वही सब डिवीजन जो है दे दिया। तो लोगों ने कहा आप तो मांगिए कि आपको सदर मिले। मैंने कहा नहीं मांगूंगा, जो डीएम साहब ने दे दिया वो ठीक है, मैं अब चला जाऊंगा वहाँ, वहीं ज्वाइन करके अब मैं काम करूंगा। और मैं डेरापुर आया तो मुझे अभी भी याद है कि एक सड़क थी, वो एक सड़क कनेक्ट करती थी डेरापुर को, बहुत ही बैकवर्ड टाइप का सब डिवीजन था उस टाइम पे। हम पहुंचे, जेन्युइनली सरप्राइज्ड कि वहां पे उस समय मुझे भी याद है पीडब्ल्यूडी का डाक बंगला था, उसमें 2 कमरे थे। एक कमरा उन्होंने कह दिया वीआईपी सुइट है, बंद रहता कि वो डीएम साहब आएंगे या कोई बड़ा अधिकारी आएगा। एक कमरा छोटा सा था, वो कह दिया इसमें आप रहिए। हमने कहा ठीक है रहे। लेकिन ये तो ठीक था, लेकिन इसके आगे कहानी ये थी कि वहां बिजली भी नहीं थी, पानी भी नहीं था भाई। 1980 की बात बता रहा हूँ। वो पानी जो था वो कुएं से जो है वो बाल्टी में आया करता था हमारे लिए नहाने के लिए, और बिजली में रात में लालटेन जला करती थी। तो लालटेन में खाना खाइए, और लालटेन में जो हम कुछ ले आते थे फाइलें जजमेंट वजमेंट लिखाने के लिए कोर्ट के वर्क के हिसाब से, तो वो सब रात में बैठ पढ़ते थे, तो वो लालटेन के उससे पढ़ते थे। और किसी को चिट्ठी इट्ठी घर में भी लिखनी हो तो लालटेन के उससे जो है लिखा करते थे। तो ये कहानी शुरुआत की थी। मुझे नहीं पता आप सीरीज देखते हैं या नहीं। ओटीटी में अभी एक सीरीज आई है पंचायत। हाँ मैंने देखा, पहला वर्जन देखा मैंने। वो जो फुलेरा गांव में सचिन जी के साथ ऐसा होता है ना, मुझे वो कहानी लग रही है ऑनेस्टली। आई मीन ये तो वही वाला सीन होगी। बट सर बताइए कि एक ऑफिसर जा रहे हैं, मतलब इतना स्ट्रगल नहीं, वो तो शुरू में मतलब उस समय डेवलपमेंट इस लेवल पे नहीं इन द बिगिनिंग तो ये फेस करना पड़ता है। मेरे ख्याल ज्यादातर ऑफिसर्स को भी फेस करना पड़ता होगा। अब कहीं कहीं ये होता है कि इट डिपेंड्स आल्सो अपॉन द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऐसा है जो आपके यंग ऑफिसर के लिए ज्यादा ख्याल करता है तो वो खुद आपकी सुख सुविधा का ज्यादा ध्यान देता है, तो आपको अरेंज करा देता है चीजें, और बेहतर चार्जेस दे देगा, बेहतर रहने के लिए घर अलॉट कर देगा, वो सब कर देगा। ये मोस्ट डीएम्स डू इट ऑल्सो। बट कई उसको रूटीन में लेते हैं, तो जो रूटीन में लेते हैं तो फिर आप जैसे और लोग फेस करते हैं उसमें आप भी फेस करिए। लेकिन मैं एक बार यहाँ कहूंगा, ये असुविधा थी, बट मेरे को बहुत अच्छा लगा डेरापुर सब डिवीजन। वो वहाँ के लोग बहुत अच्छे थे, और उन्होंने मुझे बहुत सम्मान दिया। और वो आते थे अपनी समस्या लेके, वो बैठ के सुनता था पूरे दिन, और पूरे शाम तक सुनता था,
वो हल करता था, उनके गांव में जाता था, उनके बीच में बैठता था। मैंने बहुत सीखा हुआ। वास्तव में मुझे समझ में आया कि ग्रामीण क्षेत्र की जीवन कैसा होता है, लोगों के क्या क्या परेशानियां होती हैं। सरकारी योजनाओं, जब हम लोग कहते हैं ये योजना है, इतना बजट अलॉट हो गया, लेकिन फील्ड में जाके वो क्या होता है, उसका क्या नहीं होता है, कहाँ बेईमानी है, कहाँ करप्शन है, कहाँ सुविधा ठीक से नहीं दी जा रही है, क्या क्या, ये सब सीखा। वो मतलब वो हमें तो कहूंगा कि ठीक है, दूर का सब डिवीजन था, हो सकता है मैं एसडीएम कानपुर होता तो उतना नहीं सीखता, क्योंकि जितना वहां सीखा मैंने। ऑनेस्टली आपने वो भारत देखा है जब हाँ। एक्चुअल में डेवलपमेंट नहीं था। हाँ, उस लेवल से आपने शुरुआत हाँ, करी हाँ, है हाँ, कि मतलब डिफरेंट लेवल चीज थी वो तो, कि अब तो गाँव में सड़क है, लाइट है, हाँ, नहीं, अब तो बिजली बहुत फर्क आ है, गया। सब है, बहुत फर्क है। बट उस वक्त से शुरुआत करना मतलब कमेंडेबल सर, कमेंडेबल। बड़ा इंटरेस्टिंग अनुभव है, अभी तक याद है, लेकिन बहुत सीखा, बहुत सीखने को मिला। हाँ, क्योंकि डायरेक्ट आप जनता से जुड़े हाँ, हैं हाँ, तो आपको वो चीज समझ में आई है। हाँ। हाँ, अच्छा, ऐसा कोई ऐसा इंसिडेंट जहां आपको लगा हो, जब शुरुआत में आप गए हैं तो अभी इतना कागज पत्तल कानूनी नहीं होता है, और जनरली क्या होता है कि जब छोटा ऑफिसर आता है या ऐसा नया ऑफिसर आता है तो पॉलिटिकल प्रेशर बहुत होता है वहां पर। तो ऐसा कोई स्टार्टिंग में इंसिडेंट लगा हो कि यार अब कैसे हैंडल करूं इसको? नहीं, बड़े इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स हैं जी। एक तो मैं बताऊं कि मेरा एक दिन घेराव हो गया। हाँ। और ये कुछ ज्यादा कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे और कौन कौन और लोग थे। उन्होंने गांव के किसी जमीन के मुद्दों को लेके एक वो और कई और उनके वो थे, लेके घेराव कर दिया। और पूरा मुझे घेराव करके वहां बैठ के वो अपना लाउड स्पीकर से वो खूब सरकार के खिलाफ बोल रहे थे, मेरे खिलाफ बोल रहे थे, सब कुछ बोल रहे थे अपना, जैसा होता है, आंदोलन चल रहा था। एज लक वुड हैव इट कि मेरी शादी तय हो गई थी। अच्छा। वो जो गोद भराई की रस्म होती है वो उसके लिए जाना था। वो नेक्स्ट डे थी, तो मुझे शाम को लखनऊ पहुंचना जरूरी था। वो मैं डेरापुर में था और लखनऊ से फिर वहां उसमें रस्म में जाना था। अब शाम के 4 बज गए, 5 बज गए और ये लोग हटे ही ना, आंदोलन किए पड़े थे उसके ऊपर। तो मैंने कहा अब क्या करें, तो फिर मैंने उनके जो लीडर्स थे उनको बुलाया। तो मैंने उनको बहुत फ्रैंकली बताया कि यार ऐसा है, मेरे को जाना है, मेरी शादी का वो रस्म है, उसके लिए मुझको जाना है, आप लोग बंद करो ये आंदोलन न करे। अरे वो लोग बड़े खुश हो, अरे साहब आपको उसमें जाना है? नहीं बिल्कुल बिल्कुल, अभी हम खत्म करते हैं। और उन्होंने खत्म किया और एक ज्ञापन जो था लेके आया, मुझे पकड़ा दिया कि ये सब ज्ञापन आप ले लीजिए, बस फोटो वोटो खिंच गई और बात खत्म, आप जाइए। और बड़ा उन्होंने भी शुभकामनाएं शुभकामनाएं देके मुझे भेजा कि साहब आप जाइए। तो ये जिस टाइप का जैसे अनुभव रहा। और मुझे अभी बात है जैसे पॉलिटिकल, उसको भी मैंने सीखा हुआ कि मैं एक मीटिंग कर रहा था तहसील में, मुझे पहला एक्सपीरियंस रहा। 2-4 दिन ही हुए थे मुझे ज्वाइन किए। तो वहाँ के लोकल एमएलए आ गए मिलने, और वहाँ बाहर बैठे और उन्होंने कहलाया कि एसडीएम साहब से बोल दीजिए कि एमएलए आए हैं मिलने। चपरासी ने फट से मुझे चिट पकड़ाई कि एमएलए साहब आए। तो मैं बिल्कुल नया लड़का था, मुझे उतना अभी आइडिया नहीं था, मैं मीटिंग में इन्वॉल्व था। तो मैंने कहा उन्हें बैठा लिए, कह दिया अभी मीटिंग चल रही है, मीटिंग के बाद में उनसे मिलूंगा। तो बहरहाल ये मैंने कह तो दिया, वो मैंने मीटिंग कर ली। मीटिंग करीब 1 घंटे चली, वो बैठे रहे। अब 1 घंटे बाद में गया, उनसे मिला तो बहुत नाराज थे वो, बहुत नाराज। मैंने पहली बार देखा, पहली मुलाकात ही हमारी वो गलत उसमें चल गई। थोड़ा हीटेड हो गया। ही वाज वेरी अपसेट। कहने लगे देखिए मैं 1 घंटे से बैठा हूँ आपके लिए, और ऐसा नहीं है, पब्लिक का प्रतिनिधि हूँ, ये है वो। तो मैंने कहा इनमें मैं अंदर मीटिंग ले रहा था, असल में कैसे कह रहे साहब मीटिंग है तो क्या, हम तो जनप्रतिनिधि हैं, हमको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए थी, वो मिलना चाहिए था। तो मुझे खैर मुझे समझ में आया, मैंने कहा नहीं ठीक है चलिए, आगे से मैं ध्यान रखूंगा। पर ये चीज भी मैंने सीखी कि भाई जनप्रतिनिधि एमएलए एमपी आता है तो उसको प्रायोरिटी दे देनी चाहिए। और ये नहीं कह सकते मैं मीटिंग में बिजी हूँ तो उनको बैठा दिया, आपने को बैठे हैं 1 घंटा बैठे। लेकिन मैं बिल्कुल नया लड़का था, मुझे कुछ आता नहीं था उस समय तक। वो सीखने का एक बात था, वो मैंने जैसा बताया शुरू के ये शुरू में ही वो चीजें होती है। एक और अनुभव आपको बताऊं शुरू का, बड़ा इंटरेस्टिंग। क्योंकि जैसा आपने शुरू में एक सेंटेंस यूज किया था कि जब आईएएस अफसर बनता है आदमी तो सोचता है कि मैं दुनिया बदल दूंगा। तो दुनिया बदल देने का हम लोगों की भी वो एक सपना था, और अंदर एक जज्बा था कि दुनिया बदल देंगे, और हम गरीब और पिछड़ों के पक्ष में हैं, है ना। इसलिए एक बात थी, जो ऐसे लोग हैं सोसाइटी में जिनका कोई नहीं है, उसका हम हैं, अधिकारी हैं, हम उसके हैं। तो एक मुझे याद है मेरे कोर्ट में केस आया जिसमें कोई जमीन का मसला था। एक तरफ कोई एक बड़े अमीर व्यक्ति थे और एक तरफ बड़े गरीब निरीह सा व्यक्ति था। तो जब बहस मेरे कोर्ट में शुरू हुई तो जो अमीर आदमी थे उनके 3-4 वकील कानपुर से आए हुए थे बहस करने, और उनके अच्छे खासे वकील थे, बहुत अच्छी अंग्रेजी में भी बहस कर रहे थे और बात कर रहे थे, और बड़ी बड़ी किताबें केस लॉ की मेरे सामने रख दे रहे थे, साहब ये लॉ देखिए, ये लॉ देखिए। लेकिन उसका बेचारे का बहुत ही एक छोटा सा कोई वकील था जो ज्यादा बोल भी नहीं पा रहा था, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं रहा होगा
और वो बिल्कुल सर झुकाए खड़ा था। बट समहाउ जैसे कहते हैं ना, इंट्यूशन कहिए जो भी कहिए, इंट्यूटिवली आई फेल्ट कि बात तो इसी की सही है, जो ये गरीब व्यक्ति है, जमीन तो इसी की है, लेकिन बहस तो इधर से बेटर हो रही है, सारे बात हो रख रहे हैं, इसकी तरफ से कोई बात ही नहीं आ रही। बहरहाल मैंने वो सोचा वही कि दुनिया बदल देने वाला कि नहीं, हम तो जस्टिस देंगे, और जस्टिस देने की नीयत से जो हमने फैसला सुनाया वो हमने उसी गरीब व्यक्ति के पक्ष में सुना दिया। बड़ा हंगामा मच गया, इट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड कि वो ऐसा फैसला आएगा। बहरहाल उसका क्या परिणाम हुआ कि वो लोग अपील में चले गए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट जज साहब के यहाँ, तो डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने मेरा फैसला रद्द कर दिया, टर्न डाउन कर दिया। ये तो एक बात रही कि टर्न डाउन करके उन्होंने फाइल मेरे पास ही वापस भेजी, लेकिन उस पर उन्होंने मेरे खिलाफ कुछ स्ट्रक्चर भी पास कर दिया, जो कि मुझे बड़ा अपमानित समय भी महसूस किया। जैसे जज साहब ने यहाँ तक लिखा कि द लर्नेड मैजिस्ट्रेट हैज नॉट एग्जामिन्ड द एविडेंस अवेलेबल ऑन फाइल प्रॉपरली टू अराइव एट हिज कंक्लूजन। मतलब ये था कि मैंने जो फैसला दिया वो जो फाइल पे एविडेंस थी उससे नहीं निकल के आ रहा था, उसको मैंने नहीं एग्जामिन किया और अपना अलग से फैसला सुना दिया, तो इसलिए वापस किया जा रहा है रद्द करके। तो तब मैंने सीखी ये बात कि हाँ, जस्टिस करना तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन लॉ भी देखना पड़ेगा, लॉ का जो प्रोसेस है वो भी फॉलो करना पड़ेगा, वो भी देखना पड़ेगा। तो फिर मैंने कहा ठीक है, मैंने सुना, दोबारा सुन के फिर मैंने उनके वकील को जो था निरीह व्यक्ति, उसको थोड़ा मैंने उकसाया भी, ये बोलो भाई, ये बताओ प्रश्न पूछ के कि वो कुछ बोले, आइडिया नहीं है तो वो बोले कुछ, तो उसने कुछ बोला वाला। फिर मैंने फैसला दोबारा लिखवाया, अगेन मैंने उसी पक्ष में दिया, बट दिस टाइम मैंने बहुत ही लंबा रीजन्ड ऑर्डर दिया, सारे एक एक चीज को लीगल रीजनिंग देके वो करते कराते हुए, तो इस बार वो फिर अपील में गए, इस बार मेरा फैसला अपहोल्ड हो गया, जैसे जज साहब ने भी अपहोल्ड कर दिया, तो मुझे बड़ी खुशी मिली कि मैंने जस्टिस दी। तो यही सब ये लर्निंग के प्रोसेस थे। अच्छा सर, एक ना बहुत बड़े ऐसे मतलब ह्यूमनली नेचर है, सब कुछ है, लोगों को लगता है कि हम जल्दी से प्रमोशन हमें मिल जाए, जल्दी से हम प्रमोटेड हो जाएं, और चूंकि आपने तो बिल्कुल जीरो से लेके शुरुआत करी है और राज्य के सबसे ऊंचे एडमिनिस्ट्रेटिव पद पर आप रहे हैं, तो उसके लिए अगर हम आजकल के सिविल सर्वेंट्स के बारे में बोले या एस्पिरेंट्स के बारे में बोले, तो क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए और कैसे जर्नी? आप सही कह रही हैं, वो तो बड़ा अचंभित हुआ था मैं कि हम लोग ट्रेनिंग करने मसूरी एकेडमी में पहुंचे थे जी। तब भी कई ऐसे हम लोगों में से थे, ज्यादा नहीं पर कुछ लोग ऐसे थे जो तब से ही अपनी पूरी सर्विस का प्लान बनाए पड़े थे कि मैं आगे चल के यहाँ चीफ सेक्रेटरी बनूंगा, वहाँ सेक्रेटरी बनूंगा, वहाँ कैबिनेट सेक्रेटरी बनूंगा, ये नहीं बन पाएगा वो बन जाएगा, ये इसकी रैंक है, मतलब वो पूरा अपना कैलकुलेशन बैठा, बट तब से अपना पूरा करिए। तो मैं समझता हूँ इसका कोई पॉइंट नहीं है, आपको सर्विस का इतना एक एक पोस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है, जिसमें आप बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं पब्लिक के लिए, और आपको हर पोस्ट में ये देखना चाहिए कि मैं क्या कुछ कर सकता हूँ जनता के लिए, और वो करना चाहिए। और प्रमोशन तो आता ही रहता है, प्रमोशन होता है अपने टाइम से होता रहता है, और आपका अगर कोई आपके खिलाफ शिकायत नहीं है, कोई कंप्लेंट नहीं है, कोई करप्शन चार्ज नहीं है, तो गवर्नमेंट में तो ये बाय एंड लार्ज यू विल गेट प्रमोटेड। हाँ, अगर आपका कोई परफॉर्मेंस में कमी है तो हाईएस्ट लेवल पे जाके जरूर छटना शुरू हो जाता है। सेक्रेटरी हर आदमी नहीं बनता या चीफ सेक्रेटरी हर आदमी नहीं बनता, वो छटान हो जाती है एट दैट लेवल जाके, लेकिन फिर भी बाय एंड लार्ज एक खाली पोस्टों के पीछे वो रहना और अपना करियरिस्ट जो एटीट्यूड है वो नहीं होना चाहिए। एवरी असाइनमेंट जो आपको प्रेजेंट में मिल रहा है उसमें आप पब्लिक की सेवा करने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, और वो करना चाहिए। That's true. अच्छा, हमने जब बात करी कि हर कोई सरकारी नौकरी के लिए चाहता है, ये करता है, क्योंकि उसमें क्या है, दो चीज़ें कनेक्टेड हैं। एक तो देश की जो एजुकेशन सिस्टम है वो कनेक्टेड है। अभी रिसेंटली मेरी मदर, शी इज़ अ प्रिंसिपल, तो नाउ शी इज़ रिटायर्ड, तो वो बताती है मुझे कि उनके यहाँ पे पियून एक बंदा लगा हुआ था, लड़का लगा हुआ था, एंड शी वाज लाइक कि वो लड़का मतलब मास्टर्स करके बैठा है, इतना पढ़ा लिखा लड़का है, पीएचडी भी कर रहा है, नीट भी कर रहा है, और वो पियून काम कर रहा है, साथ साथ में वो सिविल सर्विसेज की भी तैयारी कर रहा है। तो ऐसे तो शी यूज्ड टू गिव हिम ब्रेक, चल जा तू पढ़ाई कर, ये कर वो कर, और वो कहती है मुझे ना उससे काम करवाने में संकोच होता था कि इतना पढ़ा लिखा लड़का, इतना पढ़ा लिखा बच्चा पियून की नौकरी कर रहा है, मैं इसे कैसे ये बोलूं कि तू ये साफ कर दे, तू वो कर दे। तो ये हर जगह पूरे देश में ये स्थिति है। बात सही आप कह रही है, कई जगह क्लास 3 क्लास 4 का जब विज्ञापन निकलता है तो उसमें देखा है कि एमए, एमएससी एंड इवन पीएचडी अप्लाई करने लग जाते हैं। तो एक तो ये शो करता है कि अनएम्प्लॉयमेंट है या अंडर एम्प्लॉयमेंट है देश में, और दूसरा ये है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सर्विस का कुछ ज्यादा ही अट्रैक्शन है, जो ज्यादा
जबकि आप चाहे अपना काम कर लीजिए, अपना कुछ एंटरप्रेन्योरशिप कर लीजिए, अपना स्टार्टअप कर लीजिए, तमाम और काम भी आप कर सकते हैं समाज में, जिसमें आपको अच्छा वो मिल सकता है बट रिटर्न। सर उसके लिए कॉन्फिडेंस की भी जरूरत हाँ, है। कॉन्फिडेंस की बात भी है, कई लोगों को ऐसा वातावरण नहीं मिल पाता बिल्कुल जिसमें वो ऐसा डेवलप कर पाए। बिल्कुल तो उनको खाली ये नजर आता है कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, सरकारी नौकरी के, इन्हीं को देते रहो, कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी जो है वो लग जाएगी। और ये भी लोग सोचते हैं कि एक बार सरकारी नौकरी लग गई तो जीवन भर के लिए फ्री हो गए, अब तो एंड तक काम करते रहेंगे, तनख्वाह मिलती रहेगी, सब मिलता रहेगा, तो होता रहेगा, तो बड़ी सिक्योरिटी है इसमें। तो उस लिहाज से लोग इसकी तरफ आकर्षित होते हैं। बट आई थिंक ये है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होना जरूरी है, इंडिया का भी, यूपी और जैसे स्टेट्स का भी इकोनॉमिक एक्टिविटी और बढ़ने की आवश्यकता है, जिसमें और जॉब्स जनरेट हों, और जॉब जनरेट हो उसकी तरफ लोगों को भी उसके बारे में जानकारी हो, और लोग जो एजुकेशन सिस्टम में भी उनको ट्रेनिंग उस हिसाब से भी दी जाए, सो दैट दे आर एबल टू एक्सेस दोस जॉब्स। इनफैक्ट आई थिंक क्लासिफिकेशन भी इस लेवल पे होना चाहिए कि अगर कोई बच्चा डिग्री ले रहा है, मास्टर्स कर रहा है या जो भी चीज कर रहा है, तो उनके हिसाब से क्लासिफिकेशन भी होना चाहिए कि अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब्स हो। इसी से कनेक्टेड है कि यूपीएससी ने अभी वो एक प्रतिभा सेतु करके, मैंने सुना, कुछ चीज, अब ये तो हम बहुत सालों से सुनते आ रहे हैं कि कुछ ऐसा होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए, कुछ ऐसा प्लान आ रहा है। अभी भी ये फुल एंड फाइनल प्लान ऐसे इनिशिएट हुआ है बट एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, प्लान तो इनका अच्छा है। मैंने पढ़ा जो प्रतिभा सेतु के बारे में, जी। अब उन्होंने कह दिया एक पोर्टल बना दिया है, और पोर्टल में जो लोग को इंटरव्यू कॉल आ जाती है मेंस के बाद, देखिए करीब 5-6 लाख लोग फाइनली प्रीलिमिनरी एग्जाम देते हैं, उसमें से करीब 15,000 करीब मेंस के लिए सेलेक्ट होते हैं, और जो मेंस देते हैं उसमें से करीब 3,000 को इंटरव्यू कॉल आती है, और उसमें से 700-800 लोग सेलेक्ट हो जाते हैं। तो करीब 2,000 ऐसे हैं जिनको इंटरव्यू कॉल आ गई, सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये प्रतिभा सेतु उनको अपॉर्चुनिटी देता है, बिकॉज ऑलरेडी ये लोग एक सिलेक्शन प्रोसेस से इस लेवल तक पहुंच चुके हैं, तो उनमें टैलेंट तो है, कैलिबर है, अगर इस लेवल तक पहुंचे हैं, बस थोड़े नंबर से रह गए, उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो। तो पब्लिक सेक्टर हुआ, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हुए, इवन प्राइवेट सेक्टर के लोग जो हैं वो इस पोर्टल में जाके उनका पूरा बायोडाटा देख सकते हैं, एंड दे कैन रिक्रूट फ्रॉम देम, उनमें से सिलेक्शन करके ले सकते हैं। ये आइडिया तो बहुत अच्छा है, और कुछ साल पहले भी ये बात आई थी, लेकिन अभी तक इतने लोग इसमें अभी जा पा रहे हैं नहीं जा पा रहे हैं, इसका मुझको आइडिया नहीं, मुझे नहीं लगता अभी हो पाया है। उसको और पॉपुलर करना पड़ेगा, अवेयरनेस करनी पड़ेगी कि लोग उस तरफ आकर्षित हों और उसमें से लोगों को सेलेक्ट करें। और यह आपने मुद्दा उठाया था, मेरा ये भी है कि बहुत से लोग ये तो इंटरव्यू स्टेज तक जो पहुंचे हैं, पर कई ऐसे होते हैं जो प्रीलिम पास कर लेते हैं लेकिन फिर मेंस में नहीं क्वालिफाई कर पाते, या बार प्रीलिम्स में ही नहीं कर पाते। कई बच्चों को तो मैंने देखा है कि 8-8 साल पूरा तैयारी में लगा सारे अटेम्प्ट्स देते हैं, और सारे अटेम्प्ट जैसे जनरल के शायद 6 अटेम्प्ट हैं, जी, ओबीसी के 9 अटेम्प्ट हैं, एससी के अनलिमिटेड हैं, तो कई लोग इतने 6-6, 8-8, 9 अटेम्प्ट दे रहे हैं, एंड इफ एट द एंड ऑफ दीज अटेम्प्ट्स आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो बड़ी अजीब स्थिति यंग लोगों के लिए हो जाती है, हताशा वाली स्थिति, क्योंकि बेस्ट पार्ट ऑफ देयर लाइफ जो है यूथ का, 23-24 की उम्र से लेकर 32-33 की उम्र तक का, वो इसी में निकल गया। अब सडनली 32-33 की उम्र में अगर आपका कहीं नहीं हुआ, तो आप कहाँ जाएंगे नौकरी के लिए? इसके तो है तो बात कहीं ना कहीं, अगर ऐसे कुछ सिस्टम्स बन जाएं कि ऐसे लोगों को जो एक लेवल्स कम से कम क्लियर करें, उनको दूसरे जॉब्स के लिए रूट हो जाए, उनका सिलेक्शन होना शुरू हो जाए, तो ये बेटर आइडिया है। और इसके बारे में ये भी सोचना पड़ेगा, आई थिंक अब इतने ऑप्शंस अवेलेबल हैं, मैं तो आपके माध्यम से कहना भी चाहूंगा लोगों को, इतने ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि इतने अटेम्प्ट्स लोगों को नहीं देने चाहिए, ना वेट करना चाहिए। अरे 3 दे दिए, 2 दे दिए, 3 दे दिए अटेम्प्ट, अगर नहीं हो रहा है तो और करियर है जो बहुत अच्छे करियर है। सिविल सर्विस ही अकेला अच्छा करियर नहीं, आप उसमें जाइए, आपके टैलेंट होगा, आपने MBA कर लीजिए, कुछ और मास कम्युनिकेशन कर लीजिए, कुछ और क्वालिफिकेशन अख्तियार कर लीजिए, एंड गो फॉर दैट। और क्या पता आप उसमें और अच्छा कर लें, इतना सिविल सर्विस में करते आप उसमें और बेहतर आप कर लें। तो ये रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपने पूरा 7-8 साल निकाल दिया, तो उसके बाद अगर आपको अगर प्राइवेट सेक्टर में मान लीजिए आप जाना चाहेंगे, आप इंटरव्यू के लिए गए, तो पहला सवाल ये पूछेगा आप 8 साल से कहाँ थे? तो आप कहिए मैं सिविल सर्विस की तैयारी करा, तो वो लगेगा बड़ी मीनिंगलेस मामला हो गया कि आपका तो अनुभव हमारे लिए उपयोगी नहीं। सो दैट काइंड ऑफ सिचुएशन अराइज, उसके बारे में चिंतन करने की जरूरत है, क्योंकि जो सिलेक्ट हो जाते हैं 4-5 अटेम्प्ट के बाद भी, वो तो बहुत अच्छे हैं, जो नहीं सिलेक्ट हुए वो बहुत डिप्रेस हो जाते हैं, मैंने सुना। नहीं, इनफैक्ट जैसे जनरली लोग मजे मजे में बच्चे बोलते हैं कि यूपीएससी इज अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन, एंड मतलब उसको ग्लोरीफाई इतना कर दिया गया है, ये सारी चीजें हैं, बट क्या आपको लगता है कि वास्तविकता में यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन है, एंड जानबूझकर अपना स्टेटस इतना हाई, इतना टफ रखता है एग्जाम का कि
हर कोई व्यक्ति जो एक नॉर्मल व्यक्ति है वो ना पहुंच पाए उस लेवल तक। नहीं देखिए बात है बड़ा, अभी देखिए ना जैसे पहले बताया कि 6 लाख लोग देते हैं। हाँ जी। अब 6 लाख में से फिर मेंस के लिए 15,000 आते हैं, हाँ वो 15,000 में से फिर इंटरव्यू के लिए 3,000 जी। और फाइनल सिलेक्शन 700-800, 700-800 IAS टॉपर वगैरह में 150 करीब। जी जी तो पॉइंट ये है कि ये एलिमिनेशन का मामला है। अब इतने लोगों से एलिमिनेट कैसे करें, तो देयर इज नो डाउट कि एग्जामिनेशन वो काफी टफ होता है। तो सिलेबस भी काफी ब्रॉड है, बहुत वाइड है, बहुत आपको जानकारी उसमें एक्सपेक्टेड है, एंड देन जो पेपर्स आते हैं वो बड़े टफ होते हैं और उसमें आपको आंसर स्किल जो है उस लेवल की होनी चाहिए कि आप उतना लिखें कि आप कम्पीट कर सकें। सो देयरफॉर इट डिमांड्स अ लॉट। तो वो तरीका, इसको कोई तरीका भी नहीं है क्योंकि आपको सिलेक्ट करना है। देयर इज नो अदर वे इन विच यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम सच अ लार्ज सैंपल। उससे उसके करने का तरीका है। तो यूपीएससी है तो अनप्रेडिक्टेबल तो हो ही जाता है कि हो सकता है कि ये देखा कोई अच्छा स्टूडेंट भी हो तो कभी कभी वो नहीं क्वालिफाई कर पाता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कोई उतना अच्छा स्टूडेंट नहीं है लेकिन क्वालिफाई कर जाता है। लेकिन वो होता है कि भाई किसने कितनी तैयारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करी और कितनी मेहनत सही तरीके की करी, तो उससे रिजल्ट जो है वो शो होता है। तो आपको क्या लगता है कि क्या हमें थोड़ा सा जो हमने यूपीएससी को ओवर ग्लोरीफाइड कर रखा है तो हमें थोड़ा कम करना चाहिए? नहीं, व्हाई नॉट, मैं तो इसका पक्ष में हूँ कि इतने करियर जो अवेलेबल हैं, वी शुड, मतलब स्टूडेंट्स को जैसे करियर काउंसलिंग होती है स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, उनको बताना चाहिए कितने और करियर्स अवेलेबल हैं। उनके साइकोमेट्रिक टेस्ट वगैरह करके बता देना चाहिए कि आपका एप्टीट्यूड इस एरिया में है, आप इसमें जाइए। इवन आज तो देखिए कोई म्यूजिक पे चला जाता है तो कितना अच्छा कर लेता है, कोई राइटर बन जाता है तो कितना अच्छा कर लेता है, मतलब देयर आर फैशन डिजाइनिंग में चला जाएगा तो कितना अच्छा कर लेते हैं लोग। देयर इज नो लिमिट टू करियर। एंड जिस भी करियर में आप जाइए, अगर आप टॉप पे पहुंच जाते हैं, अच्छा करते हैं, मतलब यू डू वेरी वेल, तो स्काई इज द लिमिट फॉर यू। ये तो लोगों के दिमाग में बात डालनी पड़ेगी कि भाई ये नहीं है कि दिस इज द बी ऑल एंड एंड ऑल, ये नहीं मिला तो सब कुछ खत्म हो गया। ऐसी भावना जो लोगों में आ जाती है ना, अगर मैं सिविल सर्विस में सेलेक्ट नहीं हुआ तो मैं बेकार हो गया, मैं इनकॉम्पिटेंट हो गया या मैं बेकार हो गया। ऐसा नहीं है, आप बेकार नहीं हो, आपके अंदर बहुत प्रतिभा है, बहुत टैलेंट है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छा सर, आपने इतने साल अपने सर्विसेज को दिए हैं और अगर करंट सिनेरियो में देखें तो इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट करप्टेड कंट्री इन द वर्ल्ड। व्हाट अबाउट द करप्शन एंड व्हाई इट इज देयर? ये अनफॉर्चुनेट है कि जैसे मैंने पढ़ा कई जो सर्वेज हैं करप्शन के, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की और सबके, उसमें करप्शन इंडेक्स में इंडिया काफी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है। दिस इज अनफॉर्चुनेट। कि क्यों है? हो सकता है कि वी आर स्टिल अ डेवलपिंग इकोनॉमी और अंडर डेवलपमेंट की स्टेज काफी थी, उससे डेवलप करके अब डेवलपिंग कर रहे हैं, अभी डेवलप नेशन हुए नहीं है। तो ये इस डेवलपमेंट प्रोसेस में कुछ करप्शन कहीं ना कहीं इसके लिंकेज से ज्यादा रहता भी, ये बात रहती है सर। क्योंकि बीइंग इन इंडियन ना ये चीज हमें खलती है। जैसे हम लोग बात करते हैं, कभी भी हमारी जनरेशन से बात करते हैं तो सरकारी पचड़ों में फंसने से ना लोग बचते हैं। दे लाइक कि स्ट्रेट भाषा समझ नहीं आती है। अच्छा, आजकल के जो कॉर्पोरेट सेक्टर में जो लोग हैं उनको तो पता नहीं कि अंदर खाने क्या चीजें चल रही हैं। दे लाइक दिस इज आवर रूल, दिस इज गूगल पे सब कुछ किया, दिस इज आवर राइट, हमें करना चाहिए, हम जाएंगे। और वहां जब जाके पता चलता है कि यार ये तो चक्कर लगाने हैं या तो किसी को कुछ खिलाना पड़ेगा, बिना खिलाए कुछ काम नहीं हो पा रहा है। नहीं, आपने ठीक है, लेकिन यहाँ मैं एक चीज कहना चाहूंगा, ये दूसरा एक रीजन ये जो करप्शन का है, वो सोसाइटी में भी आप देखिए मटेरियलिज्म जो है वो इंक्रीज होता चला जा रहा है। अब लोगों की वांट्स बहुत बढ़ती चली जा रही हैं, हर एक को चाहिए, इतनी गाड़ी चाहिए, ऐसा बंगला चाहिए। अब कंटेंटमेंट नहीं है, अधिक अधिक मटेरियल वांट्स बढ़ती जा रही हैं। तो ये गवर्नमेंट सर्वेंट्स ही नहीं, करप्शन इज नॉट अ फिनोमेना व्हिच इज ओनली रिलेटेड टू गवर्नमेंट। करप्शन इन फैक्ट इज देयर इन प्राइवेट आल्सो। करप्शन हर फील्ड में है, जिस फील्ड में आप चले जाइए, आप किसी भी जॉब में चले जाइए, किसी भी, अरे अब जो बिजनेस कर रहे हैं, जो ट्रेड कर रहे हैं, वो भी कोशिश करते हैं कैसे हम टैक्स बचाएं, कैसे हम क्या करें, क्या करप्शन इज देयर ऑलमोस्ट एवरीवेयर। कहीं ना कहीं सोसाइटी में दो चीजें बड़ी गलत हो रही है जिसके बारे में लोगों को अवेयर कराना पड़ेगा। एक तो एक्सेप्टेंस ऑफ करप्शन होता जा रहा है सोसाइटी में, एंड सेकंड इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ करप्शन। पहले जो करप्ट होता था उसको लोग बड़ी गलत निगाह से देखते थे, ये बेईमान है। आज वो अपने करप्शन को फ्लॉन्ट करता है, दिखाता है, और लोग कहते हैं हाँ भाई देखो क्या आलीशान तरीके से रह रहा है, क्या उसका रहने का स्टाइल है, क्या बंगला है, क्या घर है, क्या गाड़ी है। वो बोला जा रहा है कि अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब का ही रह पा रहा है। तो ये थोड़ा सोसाइटी में ये वैल्यू सिस्टम जो है, एथिकल वैल्यू सिस्टम, इसको बढ़ावा देने की बहुत आवश्यकता है। कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम में आई थिंक देयर शुड बी लॉट ऑफ वैल्यू एजुकेशन एंड एथिक्स की एजुकेशन को लाना पड़ेगा कि लोग ये समझें कि ओनली मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे दौड़ना ही लाइफ नहीं है। लाइफ में बहुत कुछ डीपर चीजें हैं जिसके लिए आपको मेहनत करिए, कोशिश करिए तो आपको वो
मिलनी चाहिए वो मिलेंगी, जिसमें उससे आप कहीं ज्यादा आपको खुशी मिलेगी, हैप्पीनेस मिलेगी, rather than just running after money, just running after material things. प्रॉब्लम ये है ना सर कि एथिक्स एंड वैल्यूज सिर्फ किताबों तक सीमित रह गई हैं, और ज्यादा से ज्यादा क्या होता है कि परिवार और रिश्तेदार और समाज तक, जब ऐसा कुछ हो रहा हो तब वैल्यूज की बात आ जाती है, तब इस चीजों की बात आ जाती है, जब काम की बात आती है, जब प्रैक्टिकल जिंदगी जीने की बात आती है, तब वो काम नहीं आती है, ना ही वो रन की जाती है। यही नहीं, ये तो मैंने ये भी देखा है जी कि दूसरे को बताने के लिए हर आदमी से आप पूछिए तो वो आपको एथिक्स और वैल्यूज पे लेक्चर दे देगा, और जहां उसकी बात आएगी वहां वो अपने एथिक्स और वैल्यूज को छोड़ने को तैयार हो जाता है बहुत जल्दी अपने किसी फायदे के लिए। तो ये थोड़ा सी एक डाइकोटमी, एक वो है वैल्यू सिस्टम में जो बात है। और आपने सही कही कि वैल्यूज एथिक्स पढ़ाने में ये भी बात है कि कभी कभी किताबों तक ही सीमित रह जाती है। बल्कि अभी कुछ दिन पहले मैंने पढ़ा, जब किसी सिविल सर्वेंट के खिलाफ कोई करप्शन की बात अभी उजागर हुई थी कुछ दिन पहले, तो यही बात आई थी कि एथिक्स का पेपर है यूपीएससी ने इंट्रोड्यूस किया है, तो लोगों ने आया कि एथिक्स से पेपर इंट्रोड्यूस करने से क्या फायदा हुआ अगर ये हो रहा है। ये बात सही है, एथिक्स से पेपर को भी एक एग्जामिनेशन की तरह लोग दे देते हैं, लेकिन उनके अंदर का वैल्यू सिस्टम या एथिकल सिस्टम चेंज हुआ या नहीं चेंज हुआ, ये इट इज नॉट क्लियर। And I'm not talking about only particularly about civil servants. In general life. In general है। Yes, in general life. लोग मतलब गलत रास्ता अख्तियार करने के लिए तैयार रहते हैं। मतलब देखिए सिविल सर्वेंट करप्ट क्यों होता है, मैं आपको बताऊं, आप सामने देखिए लोग उसको ऑफर कर रहे हैं, ऑफर करने के लिए एकदम तैयार बैठे रहते हैं, वो बड़े आराम से कहते हैं कि साहब जो कुछ होगा हम करने को तैयार हैं। ऐसी बातें लोग बोलते हैं। ऐसा कोई इंसिडेंट आपके साथ हुआ है? आए लोग कहीं शुरू कहीं कि साहब वो काम हो जाए हमारा तो हम जैसा कहेंगे। मैंने कहा भाई जैसा कहेंगे नहीं, यहाँ कुछ नहीं, इसकी बात नहीं है, हम बिल्कुल ऑनेस्टी से इंटेग्रिटी से काम करते हैं, हम चाय भी किसी की नहीं लेते हैं, तो इसलिए सब नहीं। तो खैर थोड़े दिनों में क्या होता है सिविल सर्वेंट का, मेरा अपना अनुभव है, जी पीपुल गेट टू नो योर रेपुटेशन। पता नहीं कैसे होता है, ये बड़ी ऐसी चीजें, ये अभी तो खैर जमाना सोशल मीडिया का सबका है, जब ये सब मोबाइल और सोशल मीडिया नहीं भी था, हम लोग शुरू सर्विस में थे, हम जैसे किसी डिस्ट्रिक्ट में डीएम के लिए पोस्ट होते थे, हमारे उस डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट होने के पहले पूरी रेपुटेशन जो है हमारी वहां जिले के लोगों को पता चल जाती हाउ इट ट्रेवल्स आई डोंट नो, पहुंच जाती। तो जैसे अगर आप ईमानदार हैं और आप सही काम करते हैं और पब्लिक के हित में काम करते हैं तो नहीं साहब ये तो जब जानते हैं, तो उस पर फिर आपको लोग ऑफर भी नहीं करते। और जो लोग कहते हैं कि आप पॉलिटिशियन लोग दबाव देते हैं, पॉलिटिशियन भी ये समझता है कौन ऑनेस्ट है कौन नहीं। उसको जब पता चल जाता है कि ऑनेस्ट अधिकारी है तो उसको गलत काम करने के लिए कोई पॉलिटिशियन भी दबाव नहीं डालता। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, जैसे जनरली हम जब शिक्षा प्रणाली की बात करते हैं तो हम वेस्टर्न कंट्रीज से कंपैरिजन करते हैं, और वेस्टर्न से ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि हम हमारी ही नेबर कंट्री चाइना की एजुकेशन पॉलिसीज एंड वहाँ पर जिस हिसाब से बच्चों को लाइफ की प्रैक्टिकलिटी सिखाई जाती है उसके बारे में बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि हम कितना पीछे हैं और किस लेवल पे हमें चेंज करना चाहिए? न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है 2020 की, कस्तूरी रंगन जी की कमेटी ने जो पॉलिसी सामने रखी, मैं समझता हूँ अच्छी फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसी है, मैंने पढ़ी है, उसमें बहुत अच्छे इंटेंट की बातें कही गई हैं और कहा गया है कि इंडियन इथॉस और कल्चर को हम बेस बनाएंगे और ग्लोबलाइजेशन को और टेक्नोलॉजी को लेके आगे बढ़ेंगे, उससे जुड़ते हुए दोनों चीजें कि आप साइंस और सारे में एडवांस भी करेंगे और साथ साथ अपने कल्चर और इथॉस को भी साथ लेके चलेंगे। तो वो अच्छी भावना के साथ बनी भी नहीं थी, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन बड़ा कठिन काम है, और वो कठिन हो रहा है इम्प्लीमेंटेशन में, सुन रहा हूँ। लेकिन दो चीजें होती है, एक होता है कागजी इम्प्लीमेंटेशन, एक होता है रियलिटी का इम्प्लीमेंटेशन। मेरा अपनी ये फीलिंग है अभी जो भी इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है अधिकतर, नॉट एवरीवेयर, अगेन कई चीज सब पे लागू नहीं होती, पर कई जगह ये है कि वो लोग कागजी इम्प्लीमेंटेशन कर दे रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए उन्होंने कहा कि 4 साल का ग्रेजुएशन होना चाहिए, उन्होंने हमने 4 साल शुरू कर दिया, पर उसके पीछे क्या मीनिंग है, या उसमें आप तरह तरह के कोर्सेज ले सकते हैं, फिजिक्स वाला अपने साथ हिस्ट्री भी ले सकता है, या कुछ इलेक्टिव पॉलिटिकल साइंस की भी ले सकता है, पर ऐसा क्या हो रहा है? कई जगह तो ये भी पॉसिबल होता है कि उतने वैसे टीचर्स ही नहीं होते हैं उतने कि इतने ऑप्शंस आपको दे सकें, या एक्स्ट्रा करिकुलर को-करिकुलर एक्टिविटी को भी पूरा समावेश पूरी तरीके से हो जाए करिकुलर के साथ। कहने को है, लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? वो आदेश जारी हो जाएंगे, सर्कुलर जारी हो जाते हैं, पर वो रियलिटी में कितना हो रहा है इसमें अभी टाइम लगेगा, और बात लगी इसमें कई साल लगेंगे इसमें मेहनत करने में, तब ये चीज हासिल हो पाएगी। लेकिन एजुकेशन पॉलिसी ही समाज में बदलाव लाएगी। क्या आपको ऐसा लगता है कि हर चीज में हमारे देश में यही प्रॉब्लम होती है कि पॉलिसीज पास हो जाती हैं, लॉ पास हो जाते हैं, सब कुछ पास होता है, एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन में टाइम लगता है? क्या इसका रीजन पॉपुलेशन है? क्योंकि अब तो अब हम देश, सबसे इंपॉर्टेंट चीज एग्जीक्यूशन इम्प्लीमेंटेशन है। पॉलिसीज को ये बात आती है कि सही तरीके से लागू नहीं हो पाती है, जो कि काम अधिकारियों का और सिविल सर्वेंट्स का है सही तरीके से लागू करने का।
उसके रीजन कई हैं। उसके रीजन ये हैं कि सही तरीके से जो इम्प्लीमेंटेशन के प्रैक्टिसेस हैं, जो तरीके हैं, जो कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन, टीम बिल्डिंग, मोटिवेशन, इस सब में लोगों को ट्रेन करना बहुत जरूरी है, जो ऑफिसर्स हैं सब में, और इनको वो लागू करें तो सही इम्प्लीमेंटेशन दें। और अब टेक्नोलॉजी आ गई है जिससे सही मॉनिटरिंग भी हो जाती है। पहले मॉनिटरिंग नहीं होती थी। जब तक कोई चीज मॉनिटर नहीं होगी, मेजर नहीं होगी, तो वो परफॉर्म नहीं कर पाते। और सरकार में इतनी योजनाएं हैं, इतना काम हो रहा है कि वो सब कागजों में दबा रह जाता था। बट नाउ विद टेक्नोलॉजी अब तो एक एक चीज जो है डैशबोर्ड्स बन गए हैं, वीडियोस आ रही है, वो आ रहे हैं, तमाम रिपोर्टिंग सिस्टम बन गया है, पूरा बायोमेट्रिक सिस्टम, फलाना ठिकाना, नाउ एवरीथिंग कैन बी मॉनिटर्ड। तो अब जो है मैं समझता हूँ बेटर इम्प्लीमेंटेशन बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी इज डेफिनेटली पॉसिबल। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, आपने क्योंकि इतने बड़े लेवल पे काम किया है, आपने यूपी में दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट के साथ काम किया है, आपने एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे देखी हैं चीजें कैसी होती हैं, क्या चीजें होती हैं, और अब दूसरी सरकार है यूपी में, जो भी चीजें एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे चल रही हैं, आपको क्या लगता है कि क्या डिफरेंस है दोनों गवर्नमेंट्स में? नहीं, गवर्नमेंट में देखिए ऐसा गवर्नमेंट कोई भी है वो काम तो करती है, पब्लिक के वेलफेयर के लिए बजट होता है, उसके लिए काम करती है। अब वो खाली फर्क हो जाता है कि आप किस चीज को प्रायोरिटी दे रहे हैं, किसको कम दे रहे हैं। कई जैसे गवर्नमेंट है वो इस बात को प्रायोरिटी देगी कि हम जो लोग पिछड़े हैं या बैकवर्ड्स हैं या दलित समाज के हैं उनको हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, उनके लिए स्कीम्स और बेटर लाएंगे। कुछ लोग सोचते नहीं हम इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, कुछ लोग कुछ और एक्टिविटी को इंपॉर्टेंस देंगे, हेल्थ को देंगे, कुछ एजुकेशन को देंगे। ये नजरिया होता है हर गवर्नमेंट का अलग अलग होता है कि वो किस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस कब देते हैं, और उस हिसाब से काम होता है और आगे बढ़ता है और नीतियां बनती हैं। लेकिन ये भी जो भी नीतियां बनती हैं उसपे तो चाहे ये गवर्नमेंट हो चाहे पहली गवर्नमेंट हो, कोई भी हो, उस पर फ्री और फ्रैंक डिस्कशन होना चाहिए, डिबेट होते रहना चाहिए, और उसकी खामियां जो है लगातार दूर होती रहनी चाहिए फीडबैक सिस्टम से, सो दैट बेटर डिलीवरी जो है सिटीजन को मिले। अल्टीमेट एम क्या है किसी भी गवर्नमेंट का, जो नागरिक है उसको बेटर सुविधा मिले, वो खुश हो, तो वो देना है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, यही एक मापदंड है कोई भी सरकार हो कि वो सक्सेसफुल है या नहीं। लगभग आपने 50 साल का ट्रांजिशन आप देखने को आए हैं, क्या एडमिनिस्ट्रेशन में चल रहा है, क्या देश दुनिया में चल रहा है, आपको क्या लगता है कि भारत किस राह की तरफ है? नहीं, भारत आई थिंक इज डूइंग वेल ओवरऑल। कई सालों से मैं देख रहा हूँ, दशकों से जो डेवलपमेंट का वो चल रहा है, वो वी आर 1991 एक बड़ा जबरदस्त टर्निंग पॉइंट था जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, और उसके बाद से काफी डेवलपमेंट हुआ है। आई थिंक वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। लेकिन अभी जैसे ये है कि ठीक है हमारी अभी जीडीपी तो हो गई करीब चौथे नंबर पे आ गए, और पब्लिक पीपीपी टर्म्स में तीसरे नंबर पे आ गए, लेकिन अभी भी पर कैपिटा इनकम में हम 143rd है, या पीपीपी टर्म में 126th है। तो ये सब क्यों है, इतना गैप है, इसे भी दूर करने के लिए बहुत चैलेंजेस हैं, बहुत चैलेंजेस हैं अभी इंडियन नेशन के सामने। और अगर हमें विकसित देश बनना है तो इन चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए इनको हल करना पड़ेगा प्रायोरिटी पे, और उसके लिए एजुकेशन है, हेल्थ है, ये सब सेक्टर्स ऐसे हैं, और टेक्नोलॉजी है, इस सब में बहुत फोकस करना पड़ेगा, तभी ये फास्ट डेवलपमेंट जो है आ पाएगा। भारत को विश्व गुरु बनने में अभी कितना वक्त लगेगा? नहीं, बन जाएगा भारत इस समय। ये सेंचुरी इंडियन सेंचुरी है, मैं मानता हूँ। ये सेंचुरी अब आगे चल के लोग याद करेंगे, दिस विल बी द इंडियन सेंचुरी। इंडिया विल रीच द टॉप, बट इट हैज टू डू मच फास्टर, मच बेटर इन मेनी थिंग्स। वो फोकस लगातार रिफॉर्म्स करने हैं, लगातार ट्रांसफॉर्मेशन करना है। नहीं, कमियां नहीं है, बस और स्पीड अप करना है, और रिफॉर्म्स लाने हैं, और ट्रांसफॉर्म करना है, और बेटर गवर्नेंस लानी है। हर स्टेज पे लगातार इस पे चिंतन होना है और एक्शन होना है, तो सभी लोगों को मिलकर करना है। तो उसके लिए सर क्या करना चाहिए? चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, सबको मिलकर करना है। जो सिविल सर्विस है, ऑफिसर्स है, उनकी बड़ी जिम्मेदारी है उसको लागू करना, उसको करना, और सिटीजन की भी जिम्मेदारी है कि वो उसमें कंट्रीब्यूट करे और पूरा योगदान दे। आई थिंक व्हेन एवरीबॉडी वर्क्स टुगेदर देन ओनली ये जो है पॉसिबल होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, आपने किताबें बहुत लिखी हैं, एथिक्स पे बुक्स लिखी हैं, एंड और भी यूपीएससी से रिलेटेड किताब लिखी है। अभी रिसेंटली आपकी किताब आई है हैप्पीनेस एंड वेलबीइंग बुक, जो एक साउंड ही कर रही है, टाइटल से ही साउंड कर रही है, मेंटल हेल्थ वेलबीइंग को लेकर या व्यक्ति के अंदर की खुशी को लेकर ये चीज़ है। तो क्योंकि हम आजकल देख रहे हैं कि मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, स्पेसिफिकली यंगस्टर्स, छोटे छोटे लोग जो होते हैं, हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, हमें एंजाइटी इश्यूज हो रहे हैं, हमें पैनिक अटैक्स आ रहे हैं। खुशी क्या है? मैं अभी प्रेमानंद जी के वो देखती हूँ, तो उसमें आके लोग बोलते हैं कि सब कुछ है, पैसा है, सब है, बट खुशी नहीं समझ में आती क्या। तो आपने किस पे किताब लिखी? नहीं, मैंने अभी तक जो पहले किताबें लिखी, 6 किताबें उसके पहले लिखी थी, वो सब तो मैंने
अपने सब्जेक्ट पे लिखी, यूपीएससी एंड सब्जेक्ट, पब्लिक पॉलिसी पे, लीडरशिप पे, इन सब मुद्दों पे लिखी। बिल्कुल। ये मैंने अलग हटके लिखी, हैप्पीनेस एंड वेलबींग जी। ये मैंने, क्योंकि इसको लेके मैंने एक कोर्स पढ़ाया था एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में, हाँ जी। अपनी तरह से विकसित करके कोर्स, तो तभी मैंने जब देखा लोगों का रिएक्शन, तो मुझे लगा मेरे को सबके लिए वो लिखना चाहिए, तो मैंने लिखा। आइडिया इसका यही है कि लोग हैप्पीनेस लाइफ में, सभी लोग कहते हैं आप लाइफ में क्या चाहते हैं, आप खुश रहना चाहते हैं, हैप्पी रहना, लेकिन वो करते हैं उसको उल्टा है। सब उन चीजों के पीछे दौड़ते हैं जो हैप्पीनेस देने के बजाय अनहैप्पीनेस देती हैं। हम आपको कहना चाहते हैं कि आप ये समझिए कि हैप्पीनेस के लिए क्या चीजें जरूरी हैं। आपकी इनर लाइफ जरूरी है, आपका इनर कंटेंटमेंट जरूरी है, इनर पीस, इनर ट्रैंक्विलिटी जरूरी है। और अगर आप खाली मटेरियल चीजों के पीछे, मनी के पीछे दौड़ते रहे कि हर समय अब एक सक्सेस मिल गई तो अब वो मिल जाए, अब ये मिल गया तो वो मिल जाए, हमको ये मिला है दूसरे को वो मिला है, वो हमको क्यों नहीं मिला, हम उसको बराबर हो जाएं, या उससे आप जेलसी करने लग जाएं या कुछ करने लग जाएं, ऑल दिस इज कॉज फॉर ग्रेट अनहैप्पीनेस, जिसका पूरा वेलबींग पे असर होता है। आपकी फिजिकल हेल्थ पे, आपकी मेंटल हेल्थ पे, आपकी फैमिली लाइफ पे, आपकी रिलेशनशिप्स पे, हर चीज पे इसका जो है असर होता है। तो मैं तो समझता हूँ कि कॉन्शियसली ये समझना चाहिए कि हैप्पीनेस जो है वो एक चॉइस है। हमको हैप्पीनेस चूज करना चाहिए, और हम चाहें तो हम हैप्पी हो सकते हैं, हमारे अंदर है खुशी, और सही जगह नहीं ढूंढते हैं, बाहर ढूंढते हैं। डेफिनेशन ही नहीं पता ना फिर हैप्पीनेस की क्या है। लेकिन वो मिल जाएगी अगर आप अपने अंदर जाइए, कुछ समय अपने आप को दीजिए, और खाली चीजों के पीछे दौड़िए मत सुबह से शाम तक जो बाहरी चीजें हैं, एंड लुक फॉर थिंग्स जो आपको शांति दें, पीस दें, आंतरिक खुशी दें। छोटी छोटी खुशी, अपनी फैमिली में बैठे हैं, समय व्यतीत कर रहे हैं, कोई बूढ़े व्यक्ति है फैमिली में, उसको आप समय दे रहे हैं, कोई बीमार है उसकी आप देखभाल कर रहे हैं, आप समाज में किसी की सेवाएं भी कर रहे हैं। इफ यू गिविंग, जैसे गिविंग बहुत खुशी देता है, आपको पता चल जाएगा कि जितना पाने में खुशी नहीं है उतना देने में खुशी है। तो ये सब चीज आप अपनी लाइफ में देखिए, आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन कौन चीजों से खुशी मिल रही है, तो वो चीज करिए जिससे ऐसी खुशी मिल रही है जो लास्ट करती है। ये नहीं कि एक अभी आप पैसा मिल गया कुछ तो आप खुश हो गए। तो सर इतने सालों की नौकरी के बाद डू यू हैव लाइक, आपने क्योंकि डिफरेंट उसमें काम किया हुआ है डोमेन्स में, तो अभी इस एज में आफ्टर रिटायरमेंट यू आर स्टिल वर्किंग एंड विद द सेम एंथुसियाज्म की कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, करना है, लोगों को सिखाना है। डू यू हैव एनी रिग्रेट यू हैव इन योर लाइफ कि यार ये चीजें नहीं कर पाया, ये करना चाहिए था काम? नहीं, रिग्रेट मुझे कुछ नहीं है। मैंने जहाँ भी वो पूरी कोशिश की, हालांकि ये तो सही है कि बहुत कुछ आप कर पाते हैं, बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं, तो वो दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ, पार्ट ऑफ एनीथिंग, चाहे पर्सनल लाइफ हो चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ को। हाँ, थोड़ा ये जरूर है कि पर्सनल लाइफ को कम समय दिया, जो बात का एक थोड़ा रिग्रेट आ जाता है कभी कभी कि जब प्रोफेशनल लाइफ को इतना ज्यादा समय दिया तो अपनी पर्सनल लाइफ को, फैमिली को थोड़ा, इससे मैं समझता हूँ ज्यादा समय देना चाहिए था, जो कम दिया, क्योंकि बहुत ज्यादा ही एब्जॉर्ब हो गए काम में और लग गए कि हमको ये करना है, वो करना है, तो वो है। लेकिन अब जो मैं करता हूँ दोनों चीज को बैलेंस करके कोशिश करता हूँ आफ्टर रिटायरमेंट कि मैं दोनों चीज को समय दूं, और काम इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि काम तो करते रहना चाहिए, इससे आपकी एनर्जी बनी रहती है, एंथुसियाज्म, और आप सीखते रहते हैं। लाइफ में हमें तो मानता हूँ लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस है, कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग विद अदर्स। बिल्कुल। सो डू यू हैव एनी लाइक बिग प्लान्स अभी कि ये करना है समाज के लिए, दुनिया के लिए? नहीं, ऐसा कोई बिग प्लान्स नहीं है, बिग प्लान्स नहीं है, लेकिन किताबें और लिख रहा हूँ मैं, और जाता हूँ जहाँ पे मुझे बुलाते हैं लोग बोलने के लिए, पढ़ाने के लिए, वो भी जाता हूँ मैं। दूसरा ये है कि मैं अभी मैंने हैप्पीनेस, आपने बताया, मैंने एक आत्मिक हैप्पीट्यूड फाउंडेशन भी बनाया है अपना, उसके माध्यम से मैं हैप्पीनेस को स्कूल्स में, कॉलेजेस में, कॉर्पोरेट्स में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जाके लोगों को इसके बारे में वर्कशॉप्स करना चाहता हूँ, सेमिनार करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, तो लोगों को इस तरफ से वो बेटर लाइफ लोग लिव कर सकें, इस नियत से भी मैं उसमें वो काम कर रहा हूँ। सो व्हाट इज दैट वन मंत्रा जो आपकी जिंदगी का पूरा डेफिनेशन बता देता है? मेरा तो ये है कि लाइफ इज अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस एंड यू मस्ट कीप लर्निंग एट ईच स्टेज ऑफ लाइफ, और आप करते रहिए, और जो भी करिए उसको पैशन और एंथुसियाज्म के साथ करिए। दैट्स इट। सिविल सर्वेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे, जो एस्पिरेंट्स के लिए? नहीं, सिविल एस्पिरेंट्स के लिए तो बिल्कुल ये कहेंगे कि बिल्कुल ये समझ के आइए कि ऐसा मौका आपको कोई भी नौकरी नहीं देगी जो आपको, आप IAS ऑफिसर बनते हैं या सिविल सर्वेंट बनते हैं, जो देगा जिसमें आप लोगों की जेन्युइनली मदद कर सकते हैं, हर घर में बदलाव ला सकते हैं, लोगों के जीवन को बहुत नजदीक से छू सकते हैं और बदलाव, सकारात्मक परिवर्तन, पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। इट्स अ ग्रेट हेवन सेंट अपॉर्चुनिटी जो गॉड ने आपको दी है, उसको कभी जाने मत दीजिए। यूटिलाइज ईच मोमेंट ऑफ इट एंड डू एवरीथिंग दैट यू कैन फॉर द पीपल। इफ यू कैन डू दैट, सबसे बड़ा सेटिस्फैक्शन लाइफ का वही है।
थैंक यू सो मच सर एंड बहुत मजा आया आपसे बात करके। Thank जैसे कि you, मैंने thank you. शुरुआत में ही बोला था कि ज्ञान के सागर हैं आप और नहीं, एक एक Thank you very बूंद much. हमें समेटनी है, बट आई थिंक हमने बहुत सारी चीजों पर बात करी जो जो लग रहा है कि आजकल के एस्पिरेंट्स को, नहीं, यंगस्टर्स को सभी जो लोगों के लिए हो प्रॉब्लम्स गया। है, बिल्कुल Experience हो गया और औरों के लिए गवर्नमेंट भी हो गया। पॉलिसीज को लेकर जो एक्चुअल में कंसर्न्स लोगों के होते हैं, मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग पे हमने बात करी। सो थैंक यू सो मच फॉर योर थैंक यू टाइम वेरी मच। एंड प्लीज आप ऐसे ही हेल्दी रहें, काम करते रहें, यही हमारी ईश्वर से प्रार्थनाएं हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड वी रियली होप कि सर ने जो बातें कही हैं वो फुल एक्सपीरियंस बताई हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और क्या हो सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो सर ने ये बताई है कि कीप लर्निंग इन योर लाइफ। जिंदगी में कभी सीखने से मत कतराइए। जिंदगी अगर आपको किसी मोड़ पे लेके जा रही है तो आप ये सोचिए कि इससे कोई एक अच्छी सीख लेके ही हम आगे बढ़ेंगे। सो ऐसे ही द नाट टॉक्स को देखते रहिए, कीप वॉचिंग अस, कीप लविंग अस, और ऐसे ही हम कई नई नई बड़ी बड़ी हस्तियों को लेकर आएंगे और उनके थॉट प्रोसेस जानेंगे, समाज के लिए, दुनिया के लिए और आपके लिए। धन्यवाद। धन्यवाद।